है ना। तो पोरिफेरा में हमने देखा था बेटा पोरिफेरेंस कौन होते हैं। पोरिफेरेंस पहले प्लांट्स थे, फिर बाद में एनिमल्स इनको बोला गया। किसने बोला और किसने प्रूव किया, यू ऑलरेडी नो दैट वेरी थिंग। थोड़ा सा मैं मतलब हाईलाइट कर रहा हूँ चीजों को जो हमने ऑलरेडी किया है लास्ट क्लास में। तो फिर हमने इसके बाद देखा था पोरिफेरा को, हमने जब डिटेल में पढ़ना शुरू किया तो हम करेक्टरिस्टिक से शुरू कर चुके थे इसको। कुछ साइंटिस्ट का नाम भी बोला था, जैसे एलिस एक साइंटिस्ट था, रॉबर्ट ग्रैंट दूसरा साइंटिस्ट था, बसले तीसरा साइंटिस्ट था। तो इन साइंटिस्ट का नाम भी प्लीज याद रख लें, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। हमने बात करी थी बेटा प्रोटीरोजोइक एरा की, जहां पे पोरिफेरा पहली बार बने। और प्लीज कैमराज ऑन रखा करो। कैमरा ऑन रखने से बेटा मेरे को लगता है कि हाँ मैं आपको देख पा रहा हूँ, कैमरा ऑफ रहता तो फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता। तो प्लीज सब लोग अपना कैमरा ना ऑटोमेटिकली, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, जब भी क्लास में आप एंटर करो, खाली मेरी क्लास में नहीं किसी की भी क्लास में एंटर करो तो कैमरा पहले से ऑन करके रखा करो, ठीक है। तो बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अगेन मैं शुरू करता हूँ प्रोटीरोजोइक एरा की। ये मैं बार बार आपको क्लास में पहले रिवाइज क्यों करा रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको वर्ड बोलूँ ना तो आपको याद आना चाहिए कि ये वर्ड किस चीज से रिलेटेड है। तो वो एक तरीके से रिविजन हो जाता है आपका। तो हमने प्रोटीरोजोइक एरा की बात करी थी, हमने प्रोटीरोस्पॉन्जे और कोनोफ्लैजिलेट की बात करी थी। मैंने बोला ये क्या होता है, ये पोरिफेरा का एंसेस्टर होता है। एंड प्रोटीरोस्पॉन्जे खुद क्या है बेटा, वो पोरिफेरा है कि वो प्रोटोजोआ है, एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी। पोरिफेरा है कि प्रोटोजोआ है? शाबाश। प्रोटीरोस्पॉन्जे खुद पोरिफेरा है कि एक प्रोटोजोआ है, क्या है? वेरी गुड बेटा, एक प्रोटोजोआ है। आंसर जल्दी जल्दी किया करो यार, ठीक है, प्रोटोजोआ है। चले फिर इसके बाद हमने देखा था कि चिल्स एंड बसले ने, ठीक है ना, पोरिफेरेंस को मेटाजोआ से हटा के पैराजोआ में डाला। और किस बेसिस पे डाला था? एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज के बेसिस पे डाला था, ठीक है, तो वो भी आपने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था पोरिफेरा जो है वो फर्स्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद पैराजोलॉजी की बात हुई थी। फिर उसके बाद कॉनोडर्म एंड पेनाकोडर्म की बात हुई थी। कॉनोडर्म में मैंने आपको बोला था बेटा कॉनोसाइट्स होती है, एंड पेनाकोडर्म में मैंने आपको बोला था पेनाइकोसाइट्स होती, ठीक है। और बीच में हमने एक नॉन सेलुलर लेयर भी देखी थी, जिस नॉन सेलुलर लेयर को हम मीजोगिलिया, मीजोहिल और मीजनकाइम बोले थे, ठीक है ना। मैंने ये भी बोला था पेनाइकोडर्म को हम डर्मल लेयर भी बोलते हैं, एंड कॉनोडर्म को हम गैस्ट्रल लेयर भी बोलते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको याद होंगी बच्चा। फिर हमने पोरिफेरा के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करी थी विच वाज कॉमन टू ऑल द पोरिफेरेंस। जैसे मेंबर जो पोरिफेरा के होते हैं उनको हम स्पॉन्ज बोलते हैं, वो जनरली मैराइन होता है एक्सेप्ट, फटाफट बता बेटा एक्सेप्शन क्या है इसका? पोरिफेरेंस आर मैराइन एक्सेप्ट, शाबाश, वेरी गुड बेटा, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला एंड एफिडेटिया। स्पॉन्जिला एंड एफिडेटिया क्या थे? वो फ्रेश वाटर पोरिफेरेंस, ठीक है ना। पोरिफेरेंस मैंने बोला था मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट साइकोन बेटा, ठीक है, जो क्या था, जो रेडियली सिमेट्रिकल था। फिर हमने देखा था पोरिफेरेंस प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर हमने उसके बाद कैनल सिस्टम की बात करी थी। तो हमने 3 कैनल सिस्टम्स देखे थे बच्चा, ठीक है ना, एस्केनाइड कैनल सिस्टम, साइकोनाइड कैनल सिस्टम एंड ल्यूकोनाइड कैनल सिस्टम। एस्केनाइड कैनल सिस्टम का एग्जाम्पल था ल्यूकोसोलिनिया, साइकोनाइड कैनल सिस्टम का एग्जाम्पल था साइकोन और स्काइफा, एंड ल्यूकोनाइड कैनल सिस्टम का एग्जाम्पल था स्पॉन्जिलो, ठीक है ना। चले फिर हमने देखा था कॉनोसाइट स्पॉन्जोसील में पाई थी, जाइडेशन इंट्रासेलुलर था, ठीक है। फिर हमने कुछ सेल्स, माइक्स प्लीज ऑफ कर दो, हफीजुर हफीजुर रहमान, हफीजुर मजमूदार प्लीज माइक ऑफ करके रख दो। सारे लोग अपना माइक्स ऑफ करके रख दीजिए प्लीज, कैमरा ऑन करना है, माइक ऑफ करना है। चलिए फिर हमने कल कुछ एमोबोसाइट्स की बात करी थी बेटा, लास्ट क्लास जो हमारा हुआ था। तो हमने देखा था आर्कियोसाइट था, क्रोमोसाइट था, थीसोसाइट था, मायोसाइट था, ट्रोफोसाइट था, ग्लैंड सेल थी, पिनेकोसाइट था, कॉनोसाइट था, सिक्लेरोब्लास्ट था एंड पोरोसाइट था। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जिनके हमने बारे में बात करी थी, एंड आई होप आपको उनके फंक्शंस याद होंगे। जैसे मायोसाइट का काम क्या था बेटा, वो हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल था और स्पॉन्जोसील से वाटर को बाहर फेंकने का या बाहर मूव करने का काम करता था। फिर हमने उसके बाद ट्रोफोसाइट देखा था जो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स का करता है, जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। क्रोमोसाइट देखा था जिसमें पिगमेंट ग्रेन्यूल्स पाए जाते थे। आर्कियोसाइट देखा था जो अनडिफरेंशिएटेड टोटिपोटेंट सेल थी बेटा। तो इसके अलावा भी हमने और डिफरेंट, सिक्लेरोब्लास्ट देखा था
जो स्पाइक्यूल्स को बनाता है। अगर स्पाइक्यूल कैल्शियम का है तो स्क्लेरोब्लास्ट को हम कैल्कोब्लास्ट बोलते हैं, एंड अगर स्पाइक्यूल सिलिका का है तो स्क्लेरोब्लास्ट को हम सिलिकोब्लास्ट बोलते थे। ये भी हमने देखा था। फिर इसके बाद देखा था स्पॉन्ज फिल्टर फीडर्स होते हैं, गैसेस एक्सचेंज बेटा बॉडी सरफेस से होता है, अमोनोटेलिक होते हैं, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट जो होती है बेटा वो इनडायरेक्ट होती है, बिकॉज इसके अंदर जो लार्वा बनता है ना, लार्वा मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम द अडल्ट बेटा। तो हमने देखा था इस बेसिस पे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और कुछ लार्वास के नाम भी मैंने आपको बताए थे, जैसे शाबाश, कुछ लार्वास के नाम बताए थे बेटा, जैसे कुछ लार्वास आप बता सकते हैं बिना देखे बेटा। सिलोब्लास्टोला, स्टीरोब्लास्टोला, एम्फीब्लास्टोला एंड पेरेन्काइमा। वेरी गुड बेटा। तो हमने देखा ब्लास्टुला था, स्टीरियोब्लास्टुला था, एम्फीब्लास्टुला था, एंड पैरेन्काइमुला था। वेरी गुड बच्चा। फिर हमने रिप्रोडक्शन में देखा था ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब हुआ मेल एंड फीमेल गेमीट बनाने के लिए एक ही इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल होता है, ये एक ही ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका मैं आज एक्सेप्शन बता दूंगा, बट अभी इतना याद रख लीजिए, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही इंडिविजुअल मेल भी होता है और वही फीमेल भी होता है, वही एग भी बनाएगा और वही स्पर्म भी बनाएगा। रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकती है, सेक्सुअली भी हो सकती है एंड एसेक्सुअली भी हो सकती है। रिजेनरेशन के लिए बेटा हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसको मैंने विल्सन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था बेटा, और मैंने बोला था रिजेनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, आर्कियोसाइट्स होती है। एग्जाम्पल्स में हमने एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स देखी थी, साइकॉन, स्पॉन्जुला एंड यूसुपॉन्जे, जो आपको याद रहना ही रहना चाहिए, इसको आप मतलब छोड़ नहीं सकते। ये तीन एग्जाम्पल्स एंड इनका डायग्राम आपको दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। बट फिर इसके बाद मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स भी बोली थी जिनके कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, और जो मैंने डीपीपी में क्वेश्चंस भी दिए थे। अगर आपने डीपीपी सॉल्व करा है तो कॉमन नेम वाले क्वेश्चंस आपको डीपीपी मिले होंगे। जैसे मैंने बोला था स्काइफा को हम अर्न स्पॉन्ज बोलते हैं, यूप्लेक्टेला को हम वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। और आपको पता है यूप्लेक्टेला जो होता है ना, अगर मैं आपको यूप्लेक्टेला दिखा दूं एक बार, एक मिनट रुक जाएगा है। यूप्लेक्टेला एक ऐसा स्पॉन्ज है जिसको जापान के अंदर बेटा शादी में जो फीमेल होती है, मतलब जो ब्राइड होती है बेटा, उसको ये शादी में गिफ्ट दिया जाता है फ्रॉम हर हस्बैंड बेटा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिस इज यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर स्पॉन्ज को जापान के अंदर बेटा एज मैरिज गिफ्ट दिया जाता है। मतलब ये माना जाता है कि जिस मैरिज के अंदर एक गिफ्ट मिलता है ना, तो वो मैरिज मतलब खुशहाल होती है, एक हैप्पी मैरिज होती है। और ये एक बार नीट के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किस स्पॉन्ज को हम एज मैरिज गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, तो याद रख लेना यूप्लेक्टेला को करते हैं, जिसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं। ठीक है सर ये बच्चा, वाला कहाँ ये मिलता है? ये सब समंदर के अंदर ही मिलते हैं। हैबिटेट सबका मैराइन है ना बच्चा, पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ऑल आर मैराइन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। तो ये भी तो मैराइन होगा ना, तो समंदर के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद हमने फाइलोस्पॉन्जे को देखा था जो लीफ स्पॉन्ज कहलाता था, फेरानोमो का देखा था बाउल स्पॉन्ज कहलाता था। क्लाइओना मैंने आपको डीपीपी में दिया है बेटा, जिसको बोरिंग स्पॉन्ज बोलते हैं। अब ये सुन लो पहले, डीपीपी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, मैंने बोला था पर्ल इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्पॉन्ज बेटा डेलिटेरियस होता है। पर्ल इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, पर्ल का नाम सुना होगा सभी ने बेटा, पर्ल का नाम सुना होगा। पर्ल कहाँ से निकलता है यस बेटा, सर। पर्ल शबा ऑयस्टर से निकलता है ना। ऑयस्टर क्या होता है बेटा, ऑयस्टर एक मोलस्का होता है। ऑयस्टर एक मोलस्का होता है, मोलस्का भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो मोलस्का की बॉडी के अंदर जो ऑयस्टर होता है बेटा, आपने देखा होगा लक्स का एक एड आता था टीवी में, जिसमें वो इंसान पानी में डुबकी लगाता है और वहां से बेटा एक चीज निकालता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब जिसके दो लेयर होते हैं, एक ऊपर वाला ढक्कन और एक नीचे वाला ढक्कन, और फिर बीच में बेटा ऐसी वो चमकती हुई चीज होती है, उसी को हम पर्ल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो ऑयस्टर है ना बेटा, इस ऑयस्टर के ऊपर फीड कौन करता है, क्लाइओना करता है। मतलब अगर आप ऑयस्टर के सामने क्लाइओना को रखोगे तो क्लाइओना बेटा ऑयस्टर के शेल को डैमेज करता है। आप समझ रहे हैं ना, इसी वजह से उसको बोरिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। बोरिंग का मतलब हुआ बेटा जो छेद कर सकता है, जो पोर बना सकता है, जो बोर कर सकता है बेटा। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए कौन सा स्पॉन्ज खतरनाक है, कौन नुकसान कर सकता है, तो वो कौन सा है बेटा, वो क्लाइओना है। ये मैंने डीपीपी में क्वेश्चन दिया है, बिकॉज ये क्वेश्चन ऑलरेडी बेटा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। फिर दूसरा है कलीना, तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, एक है कलीना एंड दूसरा है क्लाइओना बेटा। तो क्लाइओना इज डेलिटेरियस फॉर पर्ल इंडस्ट्री, बट कलीना डेलिटेरियस नहीं होता बेटा। कलीटेरिया को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मरमेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर भी बोलते हैं। तो
तो इसके अलावा भी और आपने कुछ एग्जांपल्स देखी थी जो ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं, तो उसमें मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने ऑलरेडी किसको खत्म किया है, पॉरिफेरा को खत्म किया है बच्चे, ठीक है ना। तो पॉरिफेरा के अंदर यस बच्चे, यस 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 नाइडोप्लास्ट है, नाइडोप्लास्ट क्या क्या नाइडोप्लास्ट क्या है सर? नाइडोप्लास्ट नाइडोब्लास्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके सर। नाइडोब्लास्ट हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। अभी अभी सुन लीजिए पहले। अच्छा, आप में से मेरे को बता, कल आप में से डाउट सेशन किस किस ने ज्वाइन किया था? कल डाउट क्लास था ना आपका, किस किस ने ज्वाइन किया डाउट क्लास? किसी ने नहीं किया? ठीक है, तो प्लीज डाउट क्लासेस बेटा ज्वाइन किया करो, बिकॉज डाउट क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो डाउट क्लास कभी छोड़ना नहीं होता। चलिए अभी सुन लीजिए बेटा। अब कल जब हमारा डाउट क्लास हुआ था, कुछ बच्चों ने मेरे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मे बी शायद आप में से भी किसी को क्वेश्चंस हो और वो बोलने से डर रहा है या कोई और रीजन हो सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने कि सर स्पाइक्यूल जो आपने बोला हमारी बुक के अंदर है, जो जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकता है या कोई और बुक हो सकता है, वहां पे लिखा हुआ है मोनो एक्सन स्पाइक्यूल, ठीक है ना, मोनो एक्सन स्पाइक्यूल। या चलो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो अगर यहाँ पे स्पाइक्यूल लिख दूं मैं, स्पाइक्यूल जहाँ पे लिख देते हैं, तो स्पाइक्यूल्स के बेटा अलग अलग टाइप्स। स्पाइक्यूल ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है, ठीक है ना। अब इस स्पाइक्यूल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक टाइप है मोनो एक्सन बेटा, मोनो एक्सन स्पाइक्यूल, ठीक है ना। इसका दूसरा टाइप है बेटा ट्राई एक्सन स्पाइक्यूल। इसका और एक टाइप है बेटा टेट्रा एक्सन स्पाइक्यूल। इसका और एक एग्जांपल है बेटा पॉली एक्सन स्पाइक्यूल। अब ये एक्सन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो सिंपल में याद रख लो बच्चा कि अगर मैं मोनो एक्सन की बात कर रहा हूँ, मोनो एक्सन स्पाइक्यूल की बात कर रहा हूँ, मोनो एक्सन का मतलब हो जो एक सिंगल स्पाइक्यूल होगा। जैसे एक सिंगल स्पाइक्यूल है ना, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है, सिंगल, एक थ्रेड है बेटा, या एक बोल सकता हूं मैं एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल यूनिट है बेटा। तो अगर स्पाइक्यूल सिंगल यूनिट का है, सो दैट इज कॉल्ड एज मोनो एक्सन। अगर स्पाइक्यूल बेटा 3 यूनिट्स का है, जैसे ये एक यूनिट हो गया, मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ इसकी ताकि आपको तीनों कलर दिखाई दे दे, ये दूसरा यूनिट हो गया और ये तीसरा यूनिट हो गया। आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट कलर के स्पाइक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं बेटा। तो ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर्स है, ओवरऑल बेटा कितनी थ्रेड्स है, 3 थ्रेड्स है। इसको हम ट्राई एक्सन स्पाइक्यूल बोलते हैं। आप इसको ऐसे नहीं गिनना, आप एंड्स को मत गिनिए बेटा, आप ऐसे एंड नहीं गिनेंगे, आप बेटा पूरी थ्रेड को गिनेंगे। तो रेड वाली एक थ्रेड होगी, ब्लैक वाली एक थ्रेड होगी, एंड ये वाली पिंक वाली एक थ्रेड होगी। तो ओवरऑल टोटल 3 थ्रेड्स है, इसको हम ट्राई एक्सन बोलते हैं। अब अगर आपको टेट्रा एक्सन को देखना है, ठीक है ना, तो बताओ बेटा टेट्रा एक्सन में कितनी थ्रेड्स होंगी? 3 जल्दी जल्दी शाबाश, कितनी होंगी 3 बच्चा? 3 नहीं, टेट्रा, टेट्रा का मतलब होता है 4 फोर होते हैं। फोर तो इसमें 4 4 थ्रेड्स, 4 4 आप समझ रहे? तो मैं और एक थ्रेड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया बेटा टेट्रा एक्सन। आप समझ गए ना। एंड पॉली एक्सन में फिर क्या होगा? 5 शाबाश, पॉली एक्सन में क्या होगा? 5 बहुत सारी होंगी, नहीं 5 नहीं बोल सकते हम बोल मोर सकते हैं देन बहुत 5 सारी होंगी। वेरी गुड बेटा, मोर देन 5 आप बता सकते हैं। तो जैसे इसमें ये और एक थ्रेड हो गया, ये और एक थ्रेड हो गया। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइक्यूल्स। क्लियर हो गया? तो इसमें अभी कोई टेंशन नहीं है ना। तो ये जो आप एक थ्रेड यहाँ पे देख रहे हैं ना, वन थ्रेड इज कॉल्ड एज रे। तो जैसे मैं बता सकता हूँ बेटा मोनो एक्सन के अंदर कितनी रेज है, तो जल्दी जल्दी बताओ बेटा कितनी रेज है मोनो एक्सन के अंदर? 1 वन रीजन रेज। समझ आया ना। ट्राई एक्सन के अंदर कितनी रेज है? 3 थ्री रेज, यस 3 रेज है। तो सिमिलरली टेट्रा के अंदर 4 रेज है, एंड पॉली के अंदर मोर देन 4 और मोर देन 5 रेज। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन कल वाली डाउट सेशन का था जो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको पता चले बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमने डाउट सेशन के अंदर और एक क्वेश्चन कर लिया था। किसी बच्चे ने मेरे से कल पूछा कि सर स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? तो ये भी आप याद रखिए। अब मैंने आपको ऑलरेडी बोला है बेटा
कि स्पॉन्ज के अंदर स्केलेटन पाया जाता है। स्केलेटन किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा? स्पाइक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। स्पाइक्यूल कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, कैल्शियम का एंड सिलिका का। लेकिन हमारे पास एक क्लास है स्पॉन्ज का, या मैं बोल सकता हूँ बेटा एक ग्रुप है स्पॉन्ज का, जिसके अंदर ना तो स्पाइक्यूल कैल्शियम का होता है, ना तो स्पाइक्यूल बेटा सिलिका का होता है। तो बिकॉज दीज स्पॉन्ज लेक स्पाइक्यूल्स बेटा, इनमें स्पाइक्यूल नहीं होता है। तो स्पाइक्यूल के बदले बेटा इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनके अंदर बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो मतलब स्पॉन्जिन फाइबर एक्चुअल में क्या है? ये बेटा एंडोस्केलेटन का पार्ट है, पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन है। ये पार्ट ऑफ एंडोस्केलेटन है। और कैसा होता है बेटा? थ्रेड लाइक होता है। ठीक है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा। एंड इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? इन्हें हम स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चा? ये 2 डाउट्स कल वाली जो डिस्कशन कल वाली क्लास की थी वो क्लियर हो गई। अब तीसरा डिस्कशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कल वाली क्लास का, वो था जिम्यूल क्या होता है। ठीक है ना, जिम्यूल का नाम आपको याद रखना बेटा। जिम्यूल क्या होता है? अब ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। अब इसको थोड़ा कहानी सुन लीजिए ध्यान से, फिर खत्म हो जाता है ये पोर्शन, फिर हम सिलेंट डेटा पे चले जाते हैं। होता क्या है बच्चा, मैंने आपको बोला था कि पोरिफेरा रिप्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकता है, सेक्सुअल तरीके से कर सकता है, एसेक्सुअल तरीके से कर सकता है। सेक्सुअल तरीके से करेगा तो सुपरमेंट एग बनाना पड़ेगा। एसेक्सुअल तरीके से करेगा तो या तो फ्रेगमेंटेशन करेगा या तो बडिंग करेगा। ठीक है ना। अब पोरिफेरा के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, अगर पोरिफेरा की लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, यानी ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बेटा, पोरिफेरा क्या करता है, वो आर्कियोसाइट सेल्स को, है ना, मैंने आपको कल बोला था आर्कियोसाइट सेल्स अनडिफरेंशिएटेड एंड टोटेपोटेंट होती है। मतलब वो किसी भी सेल ऑफ पोरिफेरा को बना सकती है या पूरे पोरिफेरा को बना सकती है। तो ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस बेटा, पोरिफेरा क्या करते हैं, ये अपनी आर्कियोसाइट सेल्स को कंबाइन करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं। ये मान लीजिए ये आर्कियोसाइट सेल्स इकट्ठा कर दी पोरिफेरा ने, और फिर इन आर्कियोसाइट सेल्स को पोरिफेरा क्या करता है, 2 लेयर से कवर करता है बेटा। जैसे ये एक लेयर ऐसे हो गया एंड ये दूसरा लेयर ऐसे हो गया बेटा, ये दूसरा लेयर ऐसे हो गया। तो दिस स्ट्रक्चर जो पोरिफेरा की बॉडी के अंदर बनता है, इसको हम इंटरनल बडिंग भी बोलते हैं बेटा। तो अंदर से ये बड बनता है, जिस बड के अंदर हमने क्या रखी है बेटा, आर्कियोसाइट सेल्स रखी है। और फिर उनको बचा रहे हैं बेटा बाय फॉर्मिंग 2 मेम्ब्रेन्स, 2 मेम्ब्रेन बना रहे हैं इसके बाद, ताकि ये आर्कियोसाइट सेल्स बच जाए। और इनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एनवायरमेंट अनफेवरेबल हो गया। मान लो फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर वाटर का बढ़ गया, या फूड कम हो गया, या वाटर के अंदर बेटा ऑयल स्पिल्स हो गए, या कोई और टॉक्सिक मटेरियल वाटर के अंदर आया। सो ड्यूरिंग दीज अनफेवरेबल कंडीशंस, स्पॉन्ज अपने आप को बचाने के लिए बेटा क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर, नॉर्मली बड बाहर से बनता है, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्ज क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर से एक बड बना रहा है। और उस बड के अंदर बेटा क्या डाल रहा है, आर्कियोसाइट सेल्स डाल रहा है। और उन आर्कियोसाइट सेल्स को कैसे बचा रहा है बेटा, बाय फॉर्मिंग 2 मेम्ब्रेन्स ऑन द आउटर साइड। सो दिस स्ट्रक्चर जो पोरिफेरा के अंदर बनता है बेटा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जिम्यूल बोलते हैं। तो मतलब जिम्यूल के बारे में पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, पहली चीज जिम्यूल के बारे में बेटा आपको याद रखनी है दैट ये कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में बनता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, कब बनता है बच्चा? अनफेयरेबल। Unfavorable condition. पहले तो याद रखो, फॉर्मड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनाया जाता है। ठीक है ना। कहाँ से बनता है बेटा, एक्सटर्नल बडिंग से बनता है कि इंटरनल बडिंग से बनता है? इंटरनल Internal body. वेरी गुड बच्चा। तो ये बनता है इंटरनल बडिंग से, इंटरनल बडिंग से बनता है बेटा। ठीक है ना। और कहाँ पे बनाया जाता है बॉडी में, ये भी याद रखेंगे, ये मीजोग्लिया में बनाया जाता है।
formed in mesoglea. ये मीजोग्लिया में बनाया जाता है बच्चा, ठीक है। और कैसे बनाया जाता है? बाय, शाबाश, बाय ग्रुपिंग ऑफ By कौन सी grouping सेल्स बेटा? Archaeocytes. archaeocytes. बाय ग्रुपिंग ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स। with two membranes. तो दो मेम्ब्रेन से हम क्या करते हैं बेटा? आर्कियोसाइट्स को कवर करते हैं। एक स्ट्रक्चर तैयार होता है बेटा, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जिम्यूल बोलते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा ना वापस, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या किया जाता है? ये दो मेम्ब्रेन तोड़ दिए जाते हैं, अंदर से आर्कियोसाइट्स बेटा बाहर पानी में निकल आती है। जैसे आर्कियोसाइट पानी के कांटेक्ट में आ जाती है, डिवाइड करना शुरू करती है, और डिवीजन से बेटा एक कंप्लीट पोरिफेरा अगेन बनेगा। मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आर्कियोसाइट्स है, 6 आर्कियोसाइट बेटा 6 डिफरेंट पोरिफेरास को बनाना शुरू करती है। तो ये है क्या? जिम्यूल फॉर्मेशन बच्चा, ठीक है ना। अब और एक चीज आप याद रखेंगे, कल एक और क्वेश्चन आया था कि सर रैगोन टाइप कैनाल सिस्टम क्या होता है? किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, सर मैंने कहीं पे पढ़ा रैगोन टाइप कैनाल सिस्टम। तो रैगोन टाइप कैनाल सिस्टम जो है ना बेटा, दिस इज अनदर नेम ऑफ ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम को हम रैगोन टाइप कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये कुछ अलग से नहीं है बेटा, दिस इज जस्ट अनदर नेम ऑफ ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना बेटा, ये कोई अलग चीज है, दिस इज जस्ट इट बेटा। अच्छा, मेरे को बता बेटा, मैंने बोला था स्पॉन्ज क्या होते हैं? हर्माफ्रोडाइट होते हैं कि नॉन हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं? स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट्स और नॉन हर्माफ्रोडाइट्स? Hermaphrodite. Hermaphrodites. अब आपको Hermaphrodites. तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, मैं इधर ही ऐड कर देता हूँ, आप अपने नोट्स पे ऐड कर देना। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है बेटा, स्पॉन्ज हर्माफ्रोडाइट है, इसमें कोई शक है नहीं हमको, ये तो करेक्ट है बेटा। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है बेटा, जो यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब हुआ इस स्पॉन्ज के अंदर मेल स्पॉन्ज अलग होगा और फीमेल स्पॉन्ज अलग होगा, और इस स्पॉन्ज को हम नाम देते हैं यू स्पॉन्ज। तो याद रखेंगे, यू स्पॉन्ज जो होता है ये एक यूनिसेक्सुअल स्पॉन्ज होता है बेटा। इसमें सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है एंड फीमेल अलग होता है। क्लियर हो गया बच्चे? ये डाउट्स क्लियर हो गए? आई होप कि अभी कोई डाउट इसमें नहीं रहा। आप दिस इज क्लियर नाउ? ये क्लियर Yes, हुआ ना sir. बच्चा अभी? चले गुड। क्लासिफिकेशन बता दूं कि क्लासिफिकेशन छोड़ दे? क्या करें, क्या करो? क्लासिफिकेशन बता दूं कि छोड़ दूं बच्चा? जल्दी जल्दी बोले। सर बता चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। बता स्पॉन्ज को हम दीजिए बेटा थ्री, हाँ हाँ बता देता हूँ बच्चा। स्पॉन्ज को हम 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन अगर यहाँ पे लिखते हैं, आप बस क्लास याद रख लेना और एग्जाम्पल याद रख लेना। क्लासिफिकेशन, तो स्पॉन्ज को हम बेटा 3 डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। क्लास 1 इज कॉल्ड एज कैलकेरिया बेटा, इसको हम कैलकेरिया बोलते हैं। क्लास 2 को हम बेटा हेक्साटाइनलिडा बोलते हैं, हेक्साटाइनलिडा। ठीक है ना, तो प्रोनाउंस करना सीख लेना। दिस इज कॉल्ड एज कैलकेरिया, दिस इज कॉल्ड एज हेक्साटाइनलिडा। सी साइलेंट रहेगा तो हेक्साटाइनलिडा आप याद रख लीजिए। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज डेस्मोस्पोंजे, डेस्मोस्पोंजे। कैलकेरिया, हेक्साटाइनलिडा एंड डेस्मोस्पोंजे। ठीक है बच्चा। अब सिंपल में याद रखना है बेटा, बस एक एक लाइन में याद रखना है कि कैलकेरिया स्पॉन्ज जो होते हैं, ठीक है ना, इनको हम कैल्सी स्पॉन्जे भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कैल्सी स्पॉन्जे।
ये तो पहला पॉइंट याद रखेंगे आप। दूसरा याद रखना है बेटा कि इनको हम कैल्सी स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनकी बॉडी में जो स्पाइक्यूल्स पाए जाते दे आर मेड ऑफ कैल्शियम, मतलब दे कंटेन कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, कंटेन कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स बेटा, कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, ठीक है ना बच्चा। और इनके स्पाइक्यूल्स जो होते हैं बेटा वो मोस्टली मोनोएक्सन और ट्राईएक्सन होते हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ये 2 लाइन याद रख लीजिए। तो एक इनको कैल्सी स्पॉन्जे बोलते हैं, दूसरा क्यों इनको कैल्सी स्पॉन्जे बोलते हैं, इनको कैलकेरिया में क्यों डाला गया, इसलिए डाला गया बेटा बिकॉज इनके अंदर जो स्केलेटन होता है, स्पाइक्यूल जो होता है बेटा, वो किसका बनता है, वो कैल्शियम का बनता है। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल याद रखेंगे बेटा। एग्जाम्पल जो आते हैं, पहला एग्जाम्पल आता है ल्यूकोसोलिनिया, ल्यूकोसोलिनिया बेटा, ठीक है ना। सेकंड एग्जाम्पल आता है साइकॉन, साइकॉन का और एक नाम क्या है बेटा, शाबाश, साइकॉन का और एक नाम क्या है, स्काइफा है बेटा, अभी बताया था ना। और स्काइफा का कॉमन नेम क्या है, शाबाश, स्काइफा का फेस नहीं घुमाना बच्चा, साइकॉन अर्न स्पॉन्ज उसको बोलते हैं, ठीक है ना। साइकॉन को हम अर्न स्पॉन्ज भी बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा हेक्साटाइनलिडा। हेक्साटाइनलिडा के बारे में आपको याद रखना है, ये सेकंड क्लास है पोरिफेरा का, ठीक है ना। और इनका प्रॉपर्टी ये आल्सो कॉल्ड एज हेलो स्पॉन्ज और गिलास स्पॉन्ज बेटा, आल्सो कॉल्ड हेलो स्पॉन्ज और गिलास स्पॉन्ज बेटा, इनको गिलास स्पॉन्ज भी बोला जाता है, ठीक है ना। और इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है बेटा, इनमें जो स्पाइक्यूल होता है ना वो सिलिका का बना होता है, कंटेन का स्पाइक्यूल्स बेटा, इनमें स्पाइक्यूल्स सिलिका के होते हैं बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, बताओ बेटा यूप्लेक्टेला को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, विनस फ्लावर बास्केट और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है बच्चा, मैरिज गिफ्ट मैरिज में यूज किया जाता है इन जापान, ठीक है ना। चलो हाइलोनीमा को हम क्या बोलते हैं, शाबाश जल्दी जल्दी, हाइलोनीमा को हम क्या बोलते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, हाइलोनीमा को हम बेटा गिलास रोप स्पॉन्ज बोलते हैं बेटा, ठीक है। एंड फेरोनीमा को हम क्या बोलते हैं, बाउल स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, आप में से मेरे को कोई बता सकता है कि यूप्लेक्टेला को हम शादी में क्यों गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है बेटा, इसका रियल रीजन क्या है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, आप इतनी लेट क्यों आ गए, हाँ चले फटाफट बता मेरे को, बता इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सर शादी अच्छा हो इसलिए। नहीं, देखो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है बेटा, साइंटिफिक रीजन इसका ये है कि यूप्लेक्टेला जो होता है ना, यूप्लेक्टेला आपने देखा बेटा अभी एकदम गिलास के समान है, मतलब एकदम ऊपर से खुला है बेटा, मैं दोबारा वो डायग्राम दिखाऊंगा आपको। तो होता है कि जब यूप्लेक्टेला अच्छे से ग्रो करता है ना, तो ग्रो करने के बाद बेटा इस यूप्लेक्टेला के अंदर 2 क्रस्टेशियंस एंटर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर ये ऐसे यूप्लेक्टेला है, ये ऐसे यूप्लेक्टेला है बेटा, तो यूप्लेक्टेला के अंदर 2 एनिमल्स एंटर करते हैं, ठीक है ना। एनिमल का नाम है बेटा स्पॉन्सिक्यूला वेंसूटा, ये क्रस्टेशियन है बेटा, ठीक है। क्रस्टेशियन हम आगे पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर, तो ये क्रस्टेशियन है, ठीक है। ये एक एनिमल है, ऐसे शॉर्ट में आप याद रख लीजिए।
तो ये एनिमल का मेल, ठीक है, और इसका फीमेल बेटा इसके अंदर एंटर करता है, ये इसके अंदर चले जाते हैं, और जब ये इसके अंदर चले जाते हैं बेटा, दे रिमेन इनसाइड टिल द डेथ। मतलब ये दोनों एनिमल जब एंटर करेंगे ना, मेल एंड फीमेल यहाँ पे एंटर करते हैं, और एंटर करने के बाद बेटा मरते समय तक वो इसी के अंदर रहते हैं, मतलब जन्म जन्म तक बेटा, या टिल डेथ बेटा, वो किसके अंदर रह गए, वो इनसाइड दिस स्पॉन्ज रह गए बेटा। तो ये माना जाता है कि ये जो दो क्रस्टेशियन यहाँ पे एंटर कर गए ना, तो ये एंटर कर गए बिकॉज वो चाहते थे मरते समय तक एक साथ रहना, और इसी वजह से बेटा, इस चीज की वजह से जो जापान के लोग हैं, वो चाहे जिन लोगों के बीच में शादी हो, वो भी मरते समय तक एक साथ रहे बेटा, टिल डेथ एक साथ रहे, इसलिए इसको क्या किया जाता है, एज मैरिज गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं। तो बस इसके लिए यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, वो आप याद रख लिए। तो पॉनिक्यूला वेंसेटा की वजह से बेटा इसको एज मैरिज गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेस्मोस्पोंज, ठीक है ना। अब मेरे को ध्यान से देख के बता बच्चा, माइक्स ऑफ करके रख दो प्लीज, माइक्स ऑफ करके रख दीजिए बच्चा, माइक्स ऑफ करके रख दीजिए। मेरे को बताइए, अगर कैलकेरिया के अंदर कैल्शियम के स्पाइक्यूल है, हेक्साटाइनलिडा के अंदर बेटा सिलिका के स्पाइक्यूल है, तो बताओ डेस्मोस्पोंज के अंदर क्या होगा? शाबाश, क्या होगा? जल्दी जल्दी क्या होगा? स्पॉन्जिन फाइबर। वेरी गुड, कंटेन ओनली स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इनमें खाली स्पॉन्जिन फाइबर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। दैट मीन्स बच्चा, हमने पोरेफेरा को किस बेस क्लासिफाई किया है? हमने पोरेफेरा को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एंडोसिकेल्टन बेटा, कि उनमें कौन से तरीके का एंडोसिकेल्टन है, इसके बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आएगा स्पॉन्जिला, ठीक है, एग्जाम्पल आएगा एफिडेटिया, एग्जाम्पल आएगा बेटा यू स्पॉन्जे, ठीक है, एंड अदर स्पॉन्ज। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉन्ज बेटा। तो ये भी हमने फिनिश कर दिया, हालांकि मैं कराने वाला नहीं था, बट आप लोगों ने बोला था इसलिए कराना पड़ा। तो दिस इज एंड ऑफ फाइलम पोरेफेरा। तो फाइलम पोरेफेरा में जो कुछ था हम वो पूरा फाइनली खत्म कर चुके हैं। तो अभी पोरेफेरा में जो भी क्वेश्चन आप कहीं पे भी देखेंगे, आपसे वो क्वेश्चन बनना चाहिए, 110% बनना चाहिए, अगर आप एक स्टूडेंट है। जो क्वेश्चंस आपसे पोरेफेरा के नहीं बनेंगे वो आप लिख के रखेंगे। डाउट सेशंस बेटा आपके पास ऑलरेडी उसका फाइल सेंड कर दिया सर ने ग्रुप में, तो डाउट सेशन का फाइल बेटा कॉपी पेस्ट करके या फोटो स्टेट करके सामने रखिए, और वहां पे देखिए कि किस सब्जेक्ट का कब डाउट सेशन है। एंड डाउट सेशन प्लीज ज्वाइन किया करिए, बिकॉज आपको बहुत फायदा होगा बेटा डाउट सेशन में आने के बाद। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट फाइलम की तरफ आते हैं। द नेक्स्ट फाइलम जो हमारा है दैट इज अच्छा, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी ना, क्लायोना जो होता है बेटा, ये पर्ल इंडस्ट्री के लिए खतरनाक होता है, ये आप याद रख लेना, बिकॉज ये अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप ऐसे याद रख लीजिए। चले अभी हम आते हैं सेकंड फाइलम की तरफ, दैट इज फाइलम निडेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइलम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। तो इसके बारे में पहले थोड़ी बहुत कुछ बातें करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या लिखता है। फाइलम निडेरिया जो होता है, ठीक है ना, निडेरिया में यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइलम निडेरिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइलम सीलेंट्रेटा भी। फाइलम सीलेंट्रेटा। तो निडेरिया एंड सीलेंट्रेटा के बारे में जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है बेटा, वो ये याद रखनी है दैट दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो गट एनिमल्स बेटा, ठीक है ना। इनको हम और एक नाम भी देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलो गट एनिमल्स, गट एनिमल्स बेटा। अब इनको हॉलो गट एनिमल क्यों बोला जाता है, ये हमने ऑलरेडी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखा था। इनको इसलिए बोला जाता है बेटा हॉलो गट एनिमल्स, बिकॉज इनकी बॉडी में एक ओपन कैविटी पाया जाता है, ठीक है ना, एक सिंगल ओपन कैविटी पाई जाती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज हॉलो गट एनिमल्स। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है बेटा कि इनकी बॉडी में एक सिंपल कैविटी पाई जाती है,
and that simple cavity is called as gastrovascular cavity. ठीक है ना. गैस्ट्रोवेस्कुलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसी कैविटी के अंदर कहीं ना कहीं पे डाइजेशन होने वाला है बेटा. हमने पहले देखा था डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था बेटा, कॉर्नोसाइट्स के अंदर हो रहा था. स्पॉन्जोसील के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हो रहा, लेकिन सीलेंट्रेटा के अंदर आप देखेंगे जो कैविटी होगा ना, कैविटी के अंदर ही डाइजेशन होगा, इसलिए हम गैस्ट्रो वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं बेटा. एंड दिस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन. इसी कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? इसी कैविटी को हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं. सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं बेटा. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सीलेंट्रॉन, ठीक है ना, इसी की वजह से बेटा हम इनको क्या बोलते हैं? सीलेंट्रेटा बोलते हैं. तो मतलब अगर आपसे कोई बताए कि इनको हम सीलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, इसका रीजन क्या है? जैसे पोरिफेरा को क्यों पोरिफेरा बोलते हैं, आपने इसको रीजन ऑलरेडी देखा था. फिर सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं? सीलेंट्रेटा को सीलेंट्रेटा इसलिए बोला जाता है बिकॉज अगर आप सीलेंट्रेटा की बॉडी को देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये सीलेंट्रेटा एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मान लीजिए हाइड्रा मैंने यहाँ पे बनाया, हाइड्रा इज अ एग्जांपल ऑफ सीलेंट्रेटा. तो इनकी बॉडी के सेंटर में बेटा मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कैविटी दिखाई देती है. तो ये कैविटी जो सेंटर में आपको दिखाई दे रही है ना, दिस कैविटी बच्चा, ये तो बॉडी हो गया. ठीक है, यहाँ पे बाद में बेटा बॉडी वॉल का ये पार्ट है. लेकिन ये जो अंदर वाली कैविटी है बेटा, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बिकॉज फूड का डाइजेशन इसी कैविटी में होगा. एंड दिस कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन. तो जिन एनिमल्स के अंदर सीलेंट्रॉन मिलेगा उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम सीलेंट्रेटा बोलेंगे. तो सीलेंट्रेटा को हम सीलेंट्रेटा इसलिए बोलते हैं, इसका रीजन क्या बेटा? इसका रीजन ये है बिकॉज दे हैव अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसके अंदर डाइजेशन होगा, जिसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं. इसी वजह से इनको सीलेंट्रेटा बोला जाता है. अब आप में से कोई सोच रहा होगा सर ठीक है, ये तो हम समझ गए कि इनको सीलेंट्रेटा क्यों बोला जाता है. अगर इनको सीलेंट्रेटा बोला जाता था तो फिर इनको निडेरिया का नाम क्यों पड़ा? निडेरिया नाम किस रीजन से पड़ा बेटा? तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना बच्चा. जब हम इंशाल्लाह अभी थोड़ी सीलेंट्रेटा का बॉडी वॉल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हमने पोरिफेरा का बॉडी वॉल पढ़ा था, तो वैसे हम सीलेंट्रेटा की भी बॉडी वॉल देखेंगे. तो सीलेंट्रेटा की बॉडी वॉल के अंदर पहली बार एनिमल किंगडम में एक स्पेशल सेल रखा गया बेटा, जो इससे पहले किसी एनिमल में नहीं था. और इस सेल का काम क्या होता है? पोरिफेरा को डिफेंड करना, सॉरी सीलेंट्रेटा को डिफेंड करना. डिफेंड करने का मतलब सीलेंट्रेटा को बचाना अगर इस पे कोई हमला करे तो. पहली चीज है, आपने पोरिफेरा में बेटा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं देखा. हमने पूरा पोरिफेरा पढ़ा बट कोई डिफेंस सिस्टम हमको नजर नहीं आया. लेकिन पहली बार बेटा एनिमल्स के अंदर डिफेंस सिस्टम जो डाला गया ना, पहली बार एनिमल ने खुद को बचाना जो शुरू किया, वो कहाँ से शुरुआत हुई बेटा? वो सीलेंट्रेटा से शुरू हुई. तो सीलेंट्रेटास आर द फर्स्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ जिनके अंदर डिफेंस की प्रॉपर्टी जनरेट हो गई बेटा, डिफेंसिव सिस्टम जनरेट हो गया. और वो डिफेंसिव सिस्टम इनके अंदर बेटा किस फॉर्म में है? वो एक सेल की फॉर्म में है बेटा. एंड दैट सेल, जो अभी कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था उसके बारे में, दैट सेल इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट बेटा. तो मतलब ये है कि सीलेंट्रेटा को हम निडेरिया क्यों बोलते हैं, ठीक है ना. तो इनको हम निडेरियंस इसलिए बोलते हैं बेटा, इनको निडेरियंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे पॉजेस, ठीक है, इनके पास क्या होती है बेटा? दे पॉजेस अ सेल, और उस सेल को हम क्या बोलते हैं? उसको हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं बेटा. तो आप में से किसने पूछा था मेरे को नाइडोब्लास्ट क्या, तो ये उसका आंसर है बच्चा. सो दिस सेल इज कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, ठीक है ना. और ये जो नाइडोब्लास्ट सेल होती है बेटा, इसका काम क्या होता है? इसके दो काम होते हैं. पहला, किसी भी छोटी मछली को या किसी भी छोटे ऑर्गेनिज्म को मार देना बेटा. मतलब ये स्टिंग करेगी, स्टिंग करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को मार देगी, और मारने के बाद बेटा ये लोग क्या करते हैं? इन छोटी मछलियों को खा जाते हैं. तो मतलब पहली बार बेटा प्रेडेटर का काम जो शुरू हुआ, प्रेडेशन का काम जो शुरू हुआ बेटा, वो कहां से शुरू हुआ? वो सीलेंट्रेटा से शुरू हुआ. प्रेडेटर एंड प्रे का कॉन्सेप्ट जो एनिमल किंगडम में शुरू हुआ बेटा, वो कहां से हुआ? वो सीलेंट्रेटा से शुरू हुआ. और प्रेडेशन के लिए बेटा, किसी को मारने के लिए जो सेल यूज की जाती है, उस सेल को हम क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट बोलते हैं. एंड यही सेल बेटा जो किसी और को मारने के लिए यूज की जाती है, ये खुद को डिफेंड करने के लिए भी यूज की जाती है. मतलब अगर आप पोरिफेरा के बाद बेटा सीलेंट्रेटा के साथ छेड़खानी करोगे ना, तो ये आपको स्टिंग कर सकते हैं. और कभी कभी बेटा इनका स्टिंग बहुत टॉक्सिक भी होता है, ये आपको मार भी सकते हैं बेटा. अगर जहर ज्यादा इन्होंने आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया तो आपकी डेथ भी हो सकती है. और वो डिफेंस किसकी वजह से होता है? नाइडोब्लास्ट की वजह से होता है. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइडोब्लास्ट बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम निडेरिया का नाम भी देते हैं.
बात समझ आया बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं? क्लियर हो रही चीजें? समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? चले, तो ये तो होगी बेटा दो चीजें, सीलेंट्रेटा नाम इनका क्यों पड़ा और निडेरिया इनका नाम क्यों पड़ा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब अगर आपको याद हो, जब मैंने पोरेफेरा को पढ़ाया था, मैंने बोला था पोरेफेरा कहाँ पे रहते हैं, पानी में, जमीन में या हवा में, कहाँ पे रहते हैं बेटा? पानी में। पानी में रहते हैं ना। पानी में कहाँ पे रहते हैं, मैराइन वाटर में कि फ्रेश? मैराइन वाटर। मोस्टली मैराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ वेरी एंड कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हम शुरुआत बेटा यहाँ पे भी उसी से करते हैं। जो एनसीईआरटी ने भी शुरुआत उसी से की है, तो मैं भी सेम चीज से शुरुआत करता हूँ। तो याद रखना है बच्चा आपको कि जो निडेरियंस होते हैं, ठीक है, निडेरियंस आर मोस्टली मैराइन। पहले तो याद रखिए ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब हुआ कोई भी निडेरिया बेटा आपको जमीन पे, कोई भी निडेरिया बेटा आपको हवा में नहीं मिलेगा, सब के सब पानी में है। अब पानी के अंदर बेटा ये मोस्टली मैराइन होते हैं, पानी के अंदर दे आर मोस्टली मैराइन। अब अगर मैं यहाँ पे मोस्टली वर्ड यूज कर रहा हूँ या एनसीईआरटी ने मोस्टली वर्ड यूज किया, सो दैट मीन्स बेटा एनसीईआरटी आपको हिंट दे रहा है किस चीज का, कि मैराइन के अलावा और निडेरियंस क्या हो सकते हैं, फ्रेश वाटर हो सकते हैं बेटा। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एग्जाम में बचाने के लिए हमें फ्रेश वाटर का नाम याद रखना पड़ेगा। तो मोस्टली मैराइन है, एक्सेप्ट, ठीक है, याद रखें बेटा, एक्सेप्ट हाइड्रा बेटा, ठीक है ना। हाइड्रा जो होता है बेटा, हाइड्रा का कॉमन नेम जो है, ठीक है ना, इसको हम बेटा फ्रेश वाटर पॉलिप भी बोलते हैं। फ्रेश वाटर पॉलिप भी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड ये क्या है बेटा, ये फ्रेश वाटर में रहने वाला एक सीलेंट्रेटा है। समझ आ रहा है ना बच्चा? इसके अलावा दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज क्रेस्पिडस्टिका बेटा। मैं इधर से लिखना शुरू कर देता हूँ, क्रेस्पेडस्क्यूटा, ठीक है। ये भी फ्रेश वाटर सीलेंट्रेट है और इसका कॉमन नेम क्या बेटा, इज कॉल्ड एज फ्रेश वाटर जेलीफिश। सर मोस्टली फ्रेश वाटर जेलीफिश। तो मतलब ये हुआ कि सीलेंट्रेटा सबके सब बेटा समुद्र के अंदर ही होते हैं। ऑल द सीलेंट्रेटास आर प्रेजेंट इन द ओशियंस बेटा, एक्सेप्ट दो सीलेंट्रेटास। वो क्या है बेटा, हाइड्रा एंड क्रेस्पेडस्टिका। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा मोस्टली मैराइन। तो मोस्टली मैराइन का मतलब है इन दो को छोड़ के जो जो सीलेंट्रेट आप देखोगे बेटा, वो कहाँ पे मिलेगा, वो समुद्र के अंदर मिलेगा। बट ये दो कहाँ पे मिलेंगे, ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? जी सर। क्लियर हुआ? चले, सेकंड चीज मैंने आपको बोली थी, अगर आपको याद हो, जब पोरेफेरा पढ़ाया था, पोरेफेरा पढ़ाते समय बेटा मैंने आपको सेकंड चीज बोली थी, पोरेफेरा बेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर मैंने बोला था बेटा, ऐसा एनिमल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मोटाइल बोलते हैं, याद है ना। या उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेसाइल बोलते हैं। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? उनको हम सेसाइल बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। लेकिन वो तो पोरिफेरा की बात थी, लेकिन जब हम सीलेंट्रेटा की बात करते हैं, सीलेंट्रेटा के अंदर बेटा आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे विच कैन नॉट मूव बेटा, मतलब ये सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पर चिपके रहते हैं। बट कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो फ्री स्विमिंग होते हैं बेटा। फ्री स्विमिंग का मतलब हुआ जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं बेटा, जो फ्री स्विमिंग होते हैं, मतलब विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बात समझ आ रहा बच्चा कि नहीं समझ आ रहा? क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है सर। अब याद रख लो, यहाँ पे आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा बेटर तरीके से, बट यहाँ पे बस टर्म याद रख लो आप। वो सीलेंट्रेट्स जो मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब जो एक ही जगह पे चिपके रहते हैं बेटा, विच कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको हम पॉलिप बोलते हैं। उनको हम पॉलिप बोलते हैं। और वो सीलेंट्रेट्स बेटा जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, विच कैन चेंज देयर प्लेस बेटा, उनको हम मेड्यूसा बोलते हैं। उनको हम मेड्यूसा बोलते हैं। समझ आया बच्चा? यस सर। समझ आएगा?
ये वो वाला मेड्यूसा नहीं है। आप अगर मूवी वूवी देखिए बेटा हॉलीवुड की, तो जिसके सर पे वो सांप रहते हैं, दिस इज नॉट दैट मेड्यूसा। ये अलग तरीके का मेड्यूसा है। इसको हम डायग्राम में भी बाद में देखेंगे कैसा दिखता है, बट अभी याद रख लीजिए, फ्री स्विमिंग सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज मेड्यूसा एंड ससाइल सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज पॉलिप्स। बेटा बस इतना आपको याद रखना। समझ आया बच्चा कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ ना? समझ आया? चलिए आगे फिर से बोलिए नेक्स्ट सर। चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चीज आप रखनी है बेटा यहाँ पे कि सीलेंट। अच्छा ये मैं लिखूंगा नहीं, चलो लिख भी लेता हूँ, बट आप इसका आंसर करिए मेरे को। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं जिसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, तो वही इसका आंसर करेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा नाजीरा बेगम से। नाजीरा बेगम, बताओ मेरे को बच्चा फटाफट, सीलेंट्रेटा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? बाकी कोई नहीं बताएगा, ओनली नाजिरा। सीलेंट्रेटा के अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? एंड तमीम आप अपना माइक ऑफ कर दो। अफसाना आप भी प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। नफीसा, कौसर चौधरी, ये होस्ट कैसे? होस्ट तो मैं हूं ना, तो आप भी प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए। चलिए फटाफट बताइए बच्चा, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। नाजीरा बेगम, आपको वॉइस मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने में। चलिए रिजाउल करीम, आप बताओ बच्चा फटाफट, और सीलेंट्रेटा के अंदर कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? चले सेंट्रल पब्लिक बदरपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल बदरपुर में जिस बच्चे ने येलो कलर का आई थिंक शर्ट पहना है, वो आंसर करेगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीलेंट्रेटा के अंदर क्या होता है? टिश्यू लेवल। वेरी गुड बेटा, टिश्यू लेवल। और जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे ना, प्लीज उनका नाम नोट डाउन करके रखिए। चलिए, तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बेटा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो था पोरिफेरा का, वो तो ऑर्गेनाइजेशन था। बट जब हम पोरिफेरा के बाद सीलेंट्रेटा में आए, तो हमने देखा बेटा इनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन में हमने देखा दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ। अगर आप ये छोटी चीजें भी याद नहीं रख सकते हो ना, तो मेरे को नहीं लगता फिर आप पढ़ाई कर रहे हो बेटा, फिर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, बिकॉज ये तो बेसिक चीजें है बच्चा। अगर आप एनिमल किंगडम नहीं पढ़ पाए ना, तो समझ लेना बेटा आप पूरी ज़ूलॉजी नहीं पढ़ पाओगे, ये गारंटी है मेरा। बट अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ पाए, एनिमल किंगडम को समझ पाए और एनिमल किंगडम को याद रख पाए, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 11th की ज़ूलॉजी बेटा आपकी टिप ऑफ द टंग पे याद रहेगी। बिकॉज एनिमल किंगडम सबसे बड़ा और सबसे टफ चैप्टर है बेटा। बहुत सारे बच्चे कुछ तो इसको छोड़ ही देते हैं, और जो पढ़ते भी है वो ऊपर ऊपर से पढ़ देते हैं। बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए ना, दैट मीन्स आपके अंदर वो आग है, आपके अंदर वो जुनून है कि आपको डॉक्टर बनना ही बनना है। वो मेरे को इसी चैप्टर से पता चल जाएगा। हालांकि मैं एनिमल फिजियोलॉजी भी डायरेक्टली शुरू कर सकता था आपको खुश करने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर बेटा बीच में से टॉपिक्स को शुरू करते हैं बिकॉज वो बच्चों को इजी लगते हैं और उनको भी पढ़ाने में इजी लगते हैं। बट मैंने टफ से शुरू किया। टफ से शुरू इसलिए किया बिकॉज अगर आप ये टफ क्रॉस कर पाए ना, इजी चीज आप ऑलरेडी क्रॉस कर पाओगे, इजी चीज आप ऑलरेडी समझ पाओगे। आप ये नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली बेटा आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इस चैप्टर में अपना 100% दे दो, और इस चैप्टर में आपने 100% दे दिया ना, आई विल गारंटी यू एंड आई एम गारंटिंग यू बेटा राइट नाउ कि आने वाले चैप्टर आपको फालतू लगेंगे और एकदम घास फूस लगेंगे। घास फूस मतलब एकदम आसान लगेंगे। बट इस चैप्टर में आपको थोड़ा बहुत खुद को रेस्ट्रिक्ट करना है, अपनी स्टडी टाइम टेबल को बेटा थोड़ा एक्सटेंड करना है, और अपना 100% देने की कोशिश करना है। चलिए वापस आते हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दैट सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। चलो बॉडी प्लान कैसा होता है बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब, ब्लाइंड सेक और सेल्यूलर एग्रीगेशन बेटा कैसा होता है? जी सर। कैसा होता है बेटा? शाबाश। बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सीलोम नहीं पूछ रहा हूँ बच्चा, बॉडी प्लान पूछ रहा हूँ। सीलोम तो बाद में पूछूंगा। बॉडी प्लान कैसा है? ट्यूब विद इन ट्यूब है,
ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान है और सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। कैसा बॉडी प्लान? ब्लाइंड से ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान होता है बेटा। ब्लाइंड से का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ओपनिंग होता है। ब्लाइंड से का मतलब क्या हुआ बच्चा? एक ओपनिंग होता है और एक मिनट रुक जाए। ब्लाइंड से का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटा एक ओपनिंग होती है और वही ओपनिंग क्या करती है? माउथ का भी काम करती है एंड एनएस का भी काम करती है बच्चा, ठीक है ना। मतलब सिंगल ओपनिंग इज बिहेविंग बोथ एज माउथ एज वेल एज एनएस बेटा। तो वही ओपनिंग माउथ भी है एंड वही ओपनिंग एनएस भी है। तो ऐसे पर्टिकुलर बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान बोलते हैं। लेकिन अगर बॉडी प्लान में बेटा दो ओपनिंग्स है, ठीक है ना, टू ओपनिंग्स है, एक ओपनिंग माउथ का काम कर रहा है और एक ओपनिंग एनएस का काम कर रहा है, तो ऐसे बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। लेकिन अगर अब बॉडी प्लान में बेटा कुछ भी नहीं, जैसे हमने पोरिफेरा के अंदर देखा था, कुछ भी नहीं था बेटा, सिंगल ओपनिंग था, या आप बोल सकते बेटा मल्टीपल ओपनिंग्स थी, और मल्टीपल ओपनिंग में हमको ये नहीं पता था कि माउथ कौन सी ओपनिंग है और एनएस कौन सी ओपनिंग है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोलते हैं। तो यहाँ पे बिकॉज एक ही ओपनिंग है, चीज अंदर आ जाएगी तो माउथ कहलाएगी, चीज बाहर जाएगी तो एनएस कहलाएगी, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान बोलते हैं। तो ये हो गया ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान बेटा, ठीक है ना। चले अब मेरे को साथ में इधर ही बताइए, अगर एनिमल के अंदर ब्लाइंड से एक प्लान है तो बताओ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा? कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट शाबाश, इनकम्प्लीट होगा बेटा। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा, इनकम्प्लीट। चलिए अब बताइए बेटा, ये एनिमल जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा? क्या होते हैं? जी सर। शाबाश, सीलेंट्रेट्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बेटा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन आवर प्रीवियस क्लासेस, ठीक है ना। चले अब मेरे को बताइए सिमेट्री जो, ठीक है, चलो और एक पेज में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे को बताइए बेटा, सीलेंट्रेटा के अंदर जो सिमेट्री होते हैं, सिमेट्री कौन सी है? एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल? पहले तो ये बताओ, ये एसिमेट्रिकल होते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। और सिमेट्रिकल में वेरी गुड, कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना, ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं बेटा, समझ आया ना। अब यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है, और एक्सेप्शन याद रखना है बेटा कि हमारे पास एक सीलेंट्रेटा होता है और उस सीलेंट्रेटा का नाम है पेनिट्यूला। जी सर। हमारे पास एक सीलेंट्रेटा है, उस सीलेंट्रेटा का नाम पेनिट्यूला है। एंड पेनिट्यूला बेटा ऐसा सीलेंट्रेट है which has bilateral symmetry बेटा, which has bilateral symmetry। which has bilateral symmetry। याद रखना है, सारे सीलेंट्रेट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है ना, सारे सीलेंट्रेट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री होता है। लेकिन एक सीलेंट्रेट ऐसा है बेटा, एक्सेप्शन है सीलेंट्रेट्स का, जिसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, और वो कौन सा होता है बेटा? वो पेनिट्यूला होता है। समझ आ रहा बच्चा क्या बता रहा हूँ मैं? यस सर। क्लियर हो रहा है ना? चलिए yes, अब और एक चीज, यस सर। चलिए गुड गुड, वेरी गुड बेटा। अब और एक चीज याद रखना है कि चलो पहले एनसीईआरटी का थोड़ा देख लेता हूं। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलेंट्री, ये पहले देख लीजिए बेटा। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलेंट्रेट्स बेटा। आपको अगर पिक्चर दिखाई दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं सी एनीमोन बेटा। दिस इज कॉल्ड एज सी एनीमोन। आप देख सकते हैं बेटा, इसकी बॉडी में ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकल, दे आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। इनको हम टेंटेकल्स बोलते हैं। तो ये एक सीलेंट्रेट है बेटा। ये दूसरा सीलेंट्रेट है बेटा, इसको हम बताए, आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, जिसको कॉल्ड है जेली फिश बेटा। तो इसकी बॉडी में भी आपको एक थ्रेड दिखाई दे, दे आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स, ठीक है ना। ये और एक सीलेंट्रेट आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एंड दिस इज अनदर सीलेंट्रेट। और ये सीलेंट्रेट खतरनाक होता है, दिस इज कॉल्ड एज, शाबाश, इस सीलेंट्रेट को बेटा आपने कभी देखा है? इसको हम क्या बोलते हैं? फाइसेलिया बोलते हैं, ठीक है, फाइसेलिया बोलते हैं। एंड फाइसेलिया का कॉमन नेम है पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर।
और ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में। तो बट आप यहाँ पे क्लियरली एक आइडिया ले सकते हैं कि सीलेंट्रेट दिखते कैसे हैं बेटा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सीलेंट्रेट्स में टेंटिकल्स पाई जाती है, ठीक है ना। कुछ सीलेंट्रेट्स में ट्रांसपेरेंट तरीके के दिखेंगे, और मोस्टली बेटा ये कहाँ पे देखते हो, वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये अगेन आपको बेटा सीलेंट्रेट्स ही दिखाई दे रहे, इनको हम कोरल्स बोलते हैं। ये भी सीलेंट्रेट है, बट इनको हम कोरल सीलेंट्रेट्स बोलते हैं। इनको हम अलग से पढ़ेंगे आगे जाके, कोरल रीफ क्या होता है, कोरल क्या होता है, ये हम बाद में देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने शुरू किया फाइलम सीलेंट्रेटा को। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैराइन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, एक्सेप्शन भी इसमें बता चुका हूं। ससाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। ससाइल को क्या बोलते हैं ऑलरेडी बताया मैंने, फ्री स्विमिंग को क्या बोलते हैं वो भी बता दिया। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया बेटा, एक्सेप्शन इसका क्या है, पेनिट्यूला इसका एक्सेप्शन है, ठीक है ना। देन नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। मतलब इनको हम निडेरिया क्यों बोलते हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, सीलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब एनसीईआरटी बता रहा है बेटा निडेरिया इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनके पास नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट होता है। मतलब इसका और एक नाम है बेटा नाइडोसाइट। अब इन नाइडोसाइट्स के पास क्या होता है, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल्स। उनके पास बेटा चुभने वाले, स्टिंग करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम नेमेटोसाइट्स बोलते हैं बेटा, प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। मतलब ये हुआ कि सीलेंट्रेटा की बॉडी जो होती है बेटा, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स होती है, जिन सेल्स को हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बेटा, ये आपका नाइडोब्लास्ट है, दिस इज योर नाइडोब्लास्ट। अब इस नाइडोब्लास्ट के अंदर एक चुभने वाला, एक प्रिक करने वाला, एक स्टिंग करने वाला स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। तो मतलब ये देख सकते हैं बेटा, ये जो बाहर स्ट्रक्चर आया, जो बाद में चुभेगा बेटा, जो बाद में स्टिंग करेगा, ठीक है ना, जो बाद में बॉडी को पियर्स करेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज नेमेटोसाइट बेटा। तो मतलब नेमेटोसाइट एंड नाइडोसिल के अंदर डिफरेंस है। नाइडोसिल तो बेटा ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस नाइडोसिल के अंदर जो एक्चुअल में बाद में चुभने वाला स्ट्रक्चर है बेटा, वो कौन सा होता है, वो ये वाला होता है, दिस इज कॉल्ड एज नेमेटोसाइट बेटा। समझ आया ना। तो नाइडोब्लास्ट में क्या डिफरेंस है, नाइडोसिल में क्या डिफरेंस है, एंड नेमेटोसाइट में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर कर देना दिमाग में। तो नाइडोब्लास्ट की मैं बात करूं तो ये पूरा सेल नाइडोब्लास्ट कहलाएगा। नेमेटोसिस्ट की मैं बात करूं बेटा, ये नेमेटोसाइट की मैं बात करूं तो ये वाला स्ट्रक्चर बेटा नेमेटोसाइट कहलाएगा। और नाइडोसिल की मैं बात करूं तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटा, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज नाइडोसिल बेटा। ये बात मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, पहले बस आप डायग्राम समझो। तो डायग्राम क्लियर हो गया ना बच्चा। तो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज शाबाश, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस होल स्ट्रक्चर इज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट बेटा, ठीक है। दिस इज नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। अब इससे जो ये बाहर स्ट्रक्चर निकला, जो बाद में चुभेगा, जो बाद में जहर बॉडी में डालेगा, जो बाद में बेटा किसी छोटी मछली को मारेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं बेटा। वेरी गुड। अब ये जो यहाँ पे पॉइंटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना नाइडोसाइट के ऊपर, जो ये पॉइंटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नाइडोसिल बेटा। इसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। समझ आया बच्चा मेरा कि नहीं समझ आया? जी सर। क्लियर हुआ? आप देखिए होता क्या है। अब सुन लेना, पे थोड़ी सी हल्की सी कहानी है बेटा, इसको सुन लेना पहले ध्यान से, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, और समझ भी लेना इसको ध्यान से। होता क्या है, हमको ऑलरेडी एक चीज पता है बेटा कि नाइडोब्लास्ट कहाँ पे पाया जाता है, नाइडोब्लास्ट पाया जाता है, सॉरी सीलेंट्रेटा कहाँ पे पाया जाता है, सीलेंट्रेटा पानी के अंदर पाया जाता है। तो इमेजिन मैं कर लेता हूँ, मैं इस डायग्राम में चला जाता हूँ। तो मान लीजिए बेटा ये हमारा एक सीलेंट्रेटा जो पानी के अंदर है। इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इस पानी के अंदर बेटा इस जगह पे, ठीक है, इस एरिया में मान लीजिए एक मछली घूम रही है, इधर एक मछली घूम रही है बेटा, एक छोटी सी मछली घूम रही है, ठीक है ना। जब ये मछली घूमेगी ना, इसके घूमने की वजह से आसपास के पानी में डिस्टरबेंस होगा, आसपास के पानी में बेटा डिस्टरबेंस होगा। और इस डिस्टरबेंस को सेंस कौन करता है, ये टेंटेकल सेंस करती है। सुन लेना ध्यान से, काम कैसे करती है नाइडोब्लास्ट बेटा, वो समझा रहा हूं मैं। ये पानी है बेटा, पानी के अंदर एक छोटी सी मछली है। जब मछली मूव करेगी तो ऑफकोर्स बेटा पानी के अंदर डिस्टरबेंस होगा। अब जब पानी में डिस्टरबेंस होगा, उस डिस्टरबेंस को फील करती है बेटा या सेंस करती है ये टेंटेकल्स बेटा, दे आर कॉल्ड एज टेंटेकल्स। अब इन टेंटेकल्स में जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है या जब इनमें बेटा सेंसेशन क्रिएट होती है, उस सेंसेशन को आगे जाके बेटा पहचानता है या सेंस करता है बेटा ये वाला स्ट्रक्चर
जिसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। सुन लेना ध्यान से। तो नाइडोसिल ने बेटा क्या किया, मछली के घूमने को सेंस किया। कैसे सेंस किया? बिकॉज वाटर में डिस्टर्बेंस हुआ बेटा किसी ऑर्गेनिज्म के घूमने का। अब जब नाइडोसिल बेटा एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेशन ऑफ नाइडोसिल जो होती है ये रिलीज करती है बेटा एक एंजाइम को, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं ग्लूटाथायोन। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो एनसीईआरटी के बाहर बता रहा हूँ बेटा। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज बेटा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। एंजाइम का नाम है बेटा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। और जैसे ही ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम रिलीज होता है, रिलीज ऑफ ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ना, वो एक्टिवेट करता है बेटा निमेटोसाइट को। समझ आ रही बात? मतलब मछली इधर घूम रही थी, टेंटेकल एक्टिवेट हुई, टेंटेकल की एक्टिवेशन से बेटा नाइडोसिल एक्टिवेट हुई, नाइडोसिल ने बेटा अंदर रिलीज कर दिया एंजाइम को। एंजाइम का नाम है बेटा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज। और जैसे एंजाइम अंदर आ जाता है, एंजाइम किसको एक्टिवेट करता है? इस अंदर वाले बेटा स्ट्रक्चर को एक्टिवेट करता है। जैसे स्ट्रक्चर एक्टिवेट होगा, ये बाहर आ जाता है, और जैसे ही बाहर आएगा, ये उस डायरेक्शन में बेटा स्टिंग करेगा, डायरेक्शन में वाटर का क्या हो रहा था, मूवमेंट हो रहा था। मतलब अगर मछली यहाँ घूम रही थी तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे स्टिंग करेगा, और जैसे स्टिंग करेगा बेटा ये इस मछली की बॉडी के अंदर जहर डालेगा। जहर क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा, कौन सा जहर होता है। और मछली क्या हो जाती है बेटा? पैरालाइज होती है। और जैसे मछली पैरालाइज होगी ना, फिर बेटा ये इसको खींचेगा टुवर्ड्स द माउथ, और फिर कहाँ पे डालेगा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में डालेगा। समझ आया बेटा? सो दिस इज द वर्क ऑफ नाइडोसिल और नाइडोब्लास्ट। तो नाइडोब्लास्ट करती कैसे काम बेटा? तो नाइडोब्लास्ट का काम होता है बेटा, इसके पास स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। द स्टिंगिंग कैप्सूल इज कॉल्ड एज नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट को एक्टिवेट करने का काम नाइडोसिल का होता है। नाइडोसिल कैसे एक्टिवेट करती है नेमेटोसाइट को? बाय रिलीजिंग, मैं यहाँ पे एंजाइम का नाम लिख देता हूँ, बाय रिलीजिंग ए एंजाइम। बेटा एंजाइम का नाम है ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज बेटा। और ये एंजाइम किसे एक्टिवेट करता है बेटा? ये एंजाइम एक्टिवेट करता है नेमेटोसाइट को। नेमेटोसाइट एक्टिवेट होके बाहर आता है, स्टिंग को यूज करता है, जहर डालता है बेटा किसी भी प्रेडेटर या किसी भी प्रे के बॉडी के अंदर। और जैसे जहर चला जाता है बॉडी के अंदर, तो वो एनिमल पैरालाइज हो जाता है। जब एनिमल पैरालाइज होगा तो वो प्रे को कैप्चर करेगा बच्चा। सो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ नाइडोब्लास्ट एंड नेमेटोसिस्ट बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ बच्चा? समझ आया सर? बच्चा क्लियर और नॉट? चलिए, जी तो सर। द निडेरियन नेम इज जस्ट ये मैंने आपको बता ही दिया। अब नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। सुन लेना ध्यान से, नाइडोब्लास्ट के 3 काम होते हैं बेटा। पहला काम होता है ये एनकरेज में मदद करता है। एनकरेज का मतलब हुआ किसी जगह पे बेटा ठहरना, किसी जगह पे पक जाना। जैसे समुद्र से बेटा जहाज आता है, फिर वो बेटा समुद्र के किनारे रुकता है, लेकिन रुकने के लिए बेटा वो एक लंबी सी चेन को यूज करता है, जिस चेन को हम बेटा कहीं पे बांध के रख देते हैं। तो उस चेन को हम क्या बोलते हैं? एंकर बोलते हैं। उसे एंकर बोलते हैं। क्यों एंकर बोलते हैं? बिकॉज वो एनकरेज में या किसी जगह रुकने में, किसी चीज के साथ चिपकने में मदद करता है। इसलिए बेटा नाइडोब्लास्ट ये भी काम करते हैं कि कभी कभी स्टिंग को क्या किया जाता है? किसी जगह ठहरने के लिए यूज किया जाता है, किसी जगह रुकने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए एनकरेज में ये मदद करता है। सेकंड बेटा ये डिफेंस में मदद करता है। अब ये खाली हमेशा बेटा खाने के लिए यूज नहीं होता है, कभी अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी यूज होता है। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बेटा, तो ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है। इसकी बॉडी के अंदर आपको दिखाई दे रहे बेटा ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है बेटा? दीज ऑल आर नाइडोब्लास्ट बेटा। तो अगर आप पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर को छेड़ोगे ना बार बार बेटा, अगर आप इसको बार बार टच करोगे, तो ये आपकी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर देता है बेटा? ये सारी स्टिंग्स एंटर कर देता है, और आपकी बॉडी के अंदर जहर डालेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी क्या हो सकती है? पैरालाइज हो सकती है। तो मतलब आपको ये मार नहीं सकता, आपको ये खा नहीं सकता है, तो फिर आपकी बॉडी के अंदर क्यों जहर डाल रहे हैं? अपने आप को बचाने के लिए बेटा, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो डिफेंस के लिए भी इसे यूज किया जाता है। एंड डिफेंस के अलावा बेटा किसके लिए यूज किया जाता है? प्रे को पकड़ने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लीजिए। तो नाइडोब्लास्ट को आप एनकरेज के लिए यूज करते हैं, डिफेंस के लिए यूज करते हैं, एंड प्रे को पकड़ने के लिए भी इसे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा प्रॉपर डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज नेमेटोसाइट, दिस इज नाइडोब्लास्ट, एंड दिस इज नाइडोसिल। नाइडोसिल का काम होता है बेटा एंजाइम को रिलीज करना। एंजाइम रिलीज होके बेटा चला जाता है अंदर और निकालता है बेटा नेमेटोसिस्ट को, और नेमेटोसिस्ट बाहर आएगा तो वो क्या करता है बेटा? वो प्रे को मारेगा या प्रे को भगाएगा या अपने आप को डिफेंड करेगा। तो अगेन यहाँ पे एक इसका हाईलाइटेड डायग्राम है, आप इसको बाद में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट स्किप इट बेटा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काम कैसे होता है बेटा।
तो मान लीजिए फॉर ये हमारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा की टेंटेकल है। तो टेंटेकल के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कौन सी सेल्स है, थीस सेल्स और नाइडोब्लास्ट सेल्स बेटा। तो ये नाइडोब्लास्ट सेल्स है, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, ट्रिगर, मतलब बाहर से एक सेंसेशन आया, बाहर से ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। ट्रिगर ने किसको एक्टिवेट किया बेटा, वो नाइडोब्लास्ट को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, वो नेमेटोसिस्ट को एक्टिवेट नहीं कर रहा है, बट नाइडोसिल को एक्टिवेट कर रहा है बेटा। जैसे नाइडोसिल एक्टिवेट हुआ, ग्लूटाथायोन एंजाइम रिलीज होगा, अंदर जाएगा। जैसे एंजाइम अंदर गया, ध्यान से देख लो बेटा, बाहर कौन आया, बाहर नेमेटोसिस्ट आया, और नेमेटोसिस्ट ने किसको पकड़ लिया बेटा, प्रे को पकड़ लिया। ये तरीका है बेटा काम करने का, किसका, नाइडोसाइट का और नाइडोब्लास्ट। बहुत सारे बच्चों में बेटा अगर आप अभी भी देखिए ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसको। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नेमेटोसिस्ट ही नाइडोब्लास्ट है, बट आपको अभी दिख रहा है बेटा क्लियरली नेमेटोसिस्ट नाइडोब्लास्ट नहीं होता है। नाइडोब्लास्ट अलग चीज है, नेमेटोसिस्ट अलग चीज है, एंड नाइडोसिल अलग चीज है। और आपको तीनों पता रहना चाहिए कौन सा क्या है। क्लियर हो गया बच्चा? दिस इज डन, दिस इज डन बच्चा। ये समझ सर आया और एक बार सभी को बता कि नहीं दीजिए सर समझ आया? यस यस। सर और एक बार बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया अच्छे से। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले मेरे को ये बता, ये क्लियर हो गया ना, नाइडोसिल क्या है, नेमेटोसिस्ट क्या है, एंड नाइडोब्लास्ट क्या है, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? नो सर। ये क्लियर हुआ कि नहीं नहीं हुआ? हुआ सर। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ बेटा, एक मिनट रुक जाइए, इधर देख लीजिए, ध्यान से देख लेना बच्चा, मैं एक डायग्राम खुद ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अभी जो आप बेटा फिगर देख रहे हैं ना, आपको डायग्राम दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना बेटा, ये आपको दिखाई दे रही है नाइडोब्लास्ट। सो दिस इज नाइडोब्लास्ट बेटा, ये है नाइडोब्लास्ट। ठीक है बच्चों। अब नाइडोब्लास्ट के अंदर बेटा यहाँ पे इस जगह पे एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये जो मैं रेड में बना रहा हूं। इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर का काम चिपकना नहीं होता है, इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर का काम स्टिंग करना नहीं होता है। तो इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर का काम क्या होता है बेटा, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है। मैं प्रॉपर्ली बता दूं ना, दिस इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर बेटा। सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी स्ट्रक्चर मतलब ये किसी चीज को सेंस कर रहा है, किसी चीज को महसूस कर रहा है, किसी चीज को फील कर रहा है बेटा। तो दिस इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर, एंड दिस सेंसरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, शाबाश, दिस इज कॉल्ड एज नाइडोसिल बेटा। इसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना, यहां तक तो समझ आ गया? दिस मच इज क्लियर। पूरी सेल को हम नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, इस पूरी सेल के ऊपर बेटा एक सेंसरी स्ट्रक्चर है जिसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। अब होता है क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे कोई स्मॉल फिश बेटा मूव कर रही है, इस एरिया में कोई स्मॉल फिश बेटा मूव कर रही है। तो यहाँ पे एक फिश मूव कर रही है, इस फिश की मूवमेंट को बेटा सेंस कौन करता है, इस फिश की मूवमेंट को महसूस कौन करता है, इसको महसूस बेटा नाइडोसिल करता है। मतलब मछली यहाँ से घूम रही थी, अब बेटा सिलेंट्रेटा के पास हमारी तरह की आंखें तो नहीं है ना, ऐसे आंखें तो नहीं है ये देखेगा देखो मछली जा रही है पकड़ लो, आंखें तो है नहीं। तो आंखों का काम बेटा, सेंसेशन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर कर रहा है जिसको हम नाइडोसिल बोलते हैं। तो जैसे मछलियां यहाँ से घूमना शुरू करती है, इनकी वजह से बेटा वाटर में मूवमेंट होगा, उस मूवमेंट को सेंस कौन करता है, उस मूवमेंट को नाइडोसिल सेंस करता है। माइक ऑफ करके रख दो बेटा, मैं बाद में नहीं बताऊंगा फिर से, माइक ऑफ कर दो प्लीज। तो ये नाइडोसिल इस चीज को सेंस करता है। जब नाइडोसिल ने बेटा मछली के मूवमेंट को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट को सेंस किया, तो नाइडोसिल क्या करता है बेटा, आफ्टर सेंसेशन ये रिलीज करता है एक एंजाइम को बेटा। यहाँ पे मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ, एंजाइम का नाम है ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ग्लूटाथायोन, ठीक है ना, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम का नाम है बेटा। अब ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज एंजाइम जब रिलीज होता है, किसने इसको रिलीज किया बेटा, नाइडोसिल ने रिलीज किया। क्यों रिलीज किया, बिकॉज नाइडोसिल को लग रहा है कि बाहर से कोई प्रे जा रहा है, बाहर से कोई मछली जा रही है जिसको हम खा सकते हैं बेटा। तो नाइडोसिल के बाद जो ग्लूटाथायोन रिलीज हुआ ना, वो रिलीज होके बेटा कहाँ पे एंटर करता है,
इनसाइड द नाइडोब्लास्ट एंटर करता है। तो ग्लूटाथायोन बेटा नाइडोब्लास्ट के अंदर आया। अब अंदर क्यों आ रहा है? बिकॉज अंदर बेटा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बैठा हुआ है। अगर मैं इसको फर्दर हाईलाइट कर दूं थोड़ा सा, तो अंदर वाली बेटा इस सेल के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको मैं रेड में बना दे, चलो ग्रीन से बना देता हूं। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा आपको, पॉइंटेड स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है ना, ग्रीन कलर में इसको बना रहा हूँ। दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर बेटा, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, और इसके ऊपर एक थ्रेड भी पाई जाती है। इस पॉइंटेड स्ट्रक्चर थ्रेड को मैं अलग कलर से बना देता हूँ, तो ब्लू से थ्रेड बनाता हूं, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक थ्रेड भी लगा रहता है ऐसे। सो दिस स्ट्रक्चर जो नाइडोब्लास्ट के अंदर रहता है, ठीक है, छुपा हुआ रहता है, जिसके पास बड़ा एक पॉइंटेड अपैरेटस है जो ग्रीन में मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, और इसके अलावा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी आपको दिखाई दे रहा बच्चा, ठीक है ना। ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं अलग से बता दूं, एक मिनट रुक जाइए, इसको बाहर निकालते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है बच्चा। सो दिस पॉइंटेड स्ट्रक्चर जो आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं बेटा, ये जो पॉइंटेड एंड्स दिखाई देते, दिस इज कॉल्ड एज बार्ब। इसको हम बार्ब बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे कांटे जैसे दिखाई देंगे, जिनको हम बारबिक्यूल्स बोलते हैं, बारबिक्यूल्स बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। ये जो एंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये मोटा सा एंड जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट। दिस इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट बेटा, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर ऊपर बेटा ब्लू कलर में ये वाला, चलो इसको मैं बाहर ही लाता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर का थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज, सिंपल में बेटा इसको थ्रेड ही बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड। दिस इज कॉल्ड एज थ्रेड बेटा। अगर मैं ये सारी चीजें कंबाइन कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ये सारी चीजों को ऐड कर दूं बेटा, कंबाइन कर दूं, तो इन सारी चीजों को मिला के बेटा हम क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट बोलते हैं बेटा। इसको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। अभी तो क्लियर हो गया है ना। तो नेमेटोसाइट किसके अंदर है? नाइडोब्लास्ट के अंदर है। कौन उसको बाहर लाएगा? ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज बाहर लाएगा। कब लाएगा? जब नाइडोसिल को आप क्या एक्टिवेट करेंगे। अब क्लियर है बच्चा कि अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? शाबाश, अभी क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रहा था, और कुछ था नहीं बता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज शो कर रहा था कि ये हमारी टेंटेकल है बेटा, टेंटेकल के ऊपर नेमेटोब्लास्ट है, नेमेटोब्लास्ट के पास बेटा नाइडोसिल है। नाइडोसिल को आप ट्रिगर करो बेटा, ट्रिगर मतलब एक्टिवेट करो, तो वो किसको रिलीज करवाता है? नाइटोब्लास्ट को रिलीज कर, नेमेटोसाइट को रिलीज करवाता है। और नेमेटोसाइट में क्या है बेटा? ये बार्ब्स है, ये बारबिक्यूल्स है, ये ओपेरिक्यूलम है, और ये थ्रेड है बेटा। और थ्रेड से किसको पकड़ा जाता है? थ्रेड से प्रे को पकड़ा जाता है। और ये डायग्राम बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो प्लीज इस डायग्राम को आप याद रखेंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ नाइडोब्लास्ट। एग्जाम भी कभी आपको कंफ्यूज करता है बेटा, वो नेमेटोसिस्ट लिख देता है, नेमेटोसाइट लिख देता है, बट ये पूरा डायग्राम बेटा खाली नेमेटोसिस्ट या नेमेटोसाइट का नहीं है, ये ओवरऑल किसका डायग्राम बेटा? नाइडोब्लास्ट का डायग्राम। ये एनसीईआरटी का डायग्राम, इसको याद रखेंगे। और लेबलिंग भी चाहो तो याद रख सकते हो। ये क्या है बेटा? दिस इज थ्रेड, है ना। ये क्या है बेटा? दिस इज, शबा चलो आप बताओ बेटा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, फटाफट बताइए बेटा ये कौन सा चीज है? दिस इज Nidosil. वेरी गुड, दिस इज नाइडोसिल। ये क्या है बेटा? दिस इज नहीं नहीं, ये नेमेटोसिस्ट बेटा, नहीं ये नेमेटोसिस्ट, नाइडोसिस्ट नहीं बेटा, नेमेटोसिस्ट, नाइडोसिस्ट नहीं, नेमेटोसिस्ट, ठीक है ना। चल ये बताइए क्या है? बार्ब बेटा, वेरी गुड। और ये क्या है बेटा? ये ऊपर जो बना है ये क्या है? Bark. बारबिक्यूल्स है। और ये क्या है बेटा? थ्रेड। Thread. ये थ्रेड है बेटा। और ये जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, ये जो चीज दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है ना, इसको हम लैसो बोलते हैं।
एक मिनट रुक जाइए। सर एक चीज पूछूं? आप माइक्स ऑफ कर दो बच्चा, माइक्स ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज सब लोग। तो ये बारबेक्यूज हो गया, ये थ्रेड हो गया, ओ सर। ये बाब हो गया, ये नेडोसिल हो गया, ये नेमेटोसिस्ट हो गया, एंड ये जो नीचे आपको देखा ना कॉइल जैसा बेटा, इसको हम लैसो बोलते हैं, ये लैसो हो गया बेटा, ठीक है ना। और ये जो बीच में आपको थ्रेड्स दिखाई दे रही है ऐसी, मतलब ये वाली, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो आपको अंदर से, जो रेड से मैं हाईलाइट कर देता हूँ इनको, तो ये जो आपको अंदर से ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, लाइन जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये लाइंस आपको दिखाई दे रही है, इनको इधर हाईलाइट कर देते हैं। ये मैं आपको लैबलिंग क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज बेटा एग्जामिनर पे कोई भरोसा नहीं है। डायग्राम दे रखा है बेटा, तो ऑफकोर्स वो आपसे कभी कभी डायग्राम की लैबलिंग पूछ सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इनको हम बेटा मस्कुलर फिब्रिल्स बोलते हैं, मस्कुलर फिब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है ना बच्चा। तो ये ओवरऑल लैबलिंग हो गया इसका, तो ये भी आप याद रखने की कोशिश कर लेना। चलिए, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया बेटा, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं। सर लेवलिंग आगे वाला और थोड़ा क्या जूम लिखा कीजिए ना। सर लेवलिंग वाला थोड़ा ओ जूम सर। कीजिए ना। ये ले लीजिए। हाँ हाँ बच्चा, बोले बोले, जल्दी जल्दी। सर अगर अगर सर मछली उछली 2-3 दिन उन लोगों का पास नहीं आया तो वो लोग क्या करेंगे? वो बेटा इनके पास मेथड ऑफ फूड जो होता है ना, कॉमनली बेटा ये कभी कभी प्रेडेशन भी कर सकते हैं। प्रेडेशन मतलब ऐसे मार सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। अगर ऐसे प्रे इनके पास नहीं आता है, तो ये बेटा डायरेक्टली जैसे पोरिफेरस करते थे ना बेटा, फिल्टर फीडिंग का मैकेनिज्म यूज करते थे, पानी को अंदर लेके बेटा फिर फूड को एक्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम होगा, माउथ से पानी अंदर लिया जाता है, बट यहाँ पे नाइडोब्लास्ट के इसे सर कौन है साइड के जैसा कोई सेल नहीं होता है, डाइजेशन बेटा डायरेक्टली कैविटी के अंदर होगा, ठीक है ना। सर तो मतलब प्रेडेशन का भी काम होता है, नॉर्मल बेटा फिल्टर फीडिंग का भी काम होता है। यस यस, जी जी जल्दी जल्दी बोलो। सर मस्कुलर। और एक चीज पूछूं सर? एट वन टाइम बेटा खाली एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा, दो नहीं। हाँ पहले आप पूछो बेटा, क्या पूछ रहे थे? जल्दी जल्दी पूछो, टाइम वेस्ट मत करो, क्या पूछ रहे थे? सर मस्कुलर मतलब। चले आगे। मस्क्यूलर मतलब बेटा मसल है, ये मसल का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का होता है। जब जी आपको सर। बेटा बाहर बेटा शूट करना पड़ेगा ना, किसको? नेमेटोसाइट को जब बाहर फेंकना पड़ेगा, बाहर शूट करना पड़ेगा, तो उसमें बेटा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ना। वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का काम कौन करती है? मस्कुलर फिब्रिल्स करती है। समझ आया ना? जी सर। जब आप गन से बेटा ब्लड बाहर फेंक, जब आप गन से गोली मारते हो ना, गोली मारने के लिए आपको गोली को शूट करना पड़ता है, मतलब बाहर फेंकना पड़ता है। तो जब आप यहाँ पे देख लो बेटा, आपका ये स्टिंगिंग apparatus अंदर था, अब आप इसको बाहर स्पीड के साथ बेटा फायर करोगे। फायर करने के लिए अंदर से बेटा फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं ना? फोर्स जनरेट करना, वो जनरेट फोर्स कौन करेंगी? मस्कुलर फिब्रिल्स करेंगी। समझ आ रहा है? जी सर। चले, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे क्या सर ये लिखा सब है? नोट लिखेंगे क्या बाद में? निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निडेरियंस बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और डिप्लोब्लास्टिक होता है। ऑलरेडी आपको पता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, तो इसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ये आप याद रखेंगे। अब ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनके पास बेटा कैविटी होती है, जैसे स्पॉन्ज के पास स्पॉन्ज जो सील था, इनके पास बेटा क्या पाया जाता है? सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाया जाता है, जिसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं। और इस सीलेंट्रॉन की एक अकेली ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है बेटा, और उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? उस ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं बेटा, ठीक है। और वो कहाँ पे पाया जाता है? हाइपोस्टोम पे। ये समझ लीजिए पहले, इधर ध्यान से देख लेना बेटा इधर। तो ये आपको बेटा एक सिलेंट्रेट की बॉडी दिखाई दे रही है, ध्यान से सुन लीजिए इधर।
और इस सिलेंट्रेट का ये पूरा एंड जो है ना बेटा, अगर मैं इसको यहाँ पे बना दूं, तो अगर ये सिलेंट्रेट ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसकी बॉडी का ये जो एंड है ना, दिस एंड इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम बेटा, इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इस हाइपोस्टोम में जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ब्लैक से बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाई दे, ये जो आपको यहाँ पे बेटा ओपनिंग दिखाई दे रही है ना, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। तो मतलब ये पूरा एरिया हाइपोस्टोम कहलाता है, दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम। बट इसके अंदर जो ओपनिंग होगी ना बेटा ऐसी, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिलेंट्रेट्स के अंदर माउथ कहाँ होता है। तो याद रखें बेटा, सिलेंट्रेट्स के अंदर माउथ हाइपोस्टोम पे होता है। समझ आया ना बच्चा? अब इसको हाइपोस्टोम क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो। हाइपोस्टोम बेटा इसलिए इसको बोला जाता है बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज बिलो द टेंटिकल बेटा। टेंटिकल को हम स्टोम भी बोलते हैं, समझ लो ध्यान से, टेंटिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज स्टोम। तो ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है, ये टेंटिकल है। तो बताओ बेटा, माउथ टेंटिकल के ऊपर है कि माउथ टेंटिकल्स के नीचे है? कहाँ पे है? बिलो द टेंटिकल्स है ना। ये देखो बेटा, ये टेंटिकल, ऊपर है। टेंटिकल तो इधर भी आपको दिखाई दे रहा है, दो टेंटिकल आपको इधर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टेंटिकल देखो बेटा इधर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो माइक ऑफ कर, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है बिलो द टेंटिकल्स बेटा। टेंटिकल्स इस एरिया के ऊपर होती है, मतलब अगर ये एरिया ऐसे है तो टेंटिकल्स बेटा इस एरिया के ऊपर होती है। टेंटिकल को हम स्टोम बोलते हैं बेटा। तो बताओ ये एरिया टेंटिकल्स के नीचे है कि टेंटिकल्स के ऊपर है? कहाँ पे है? बिलो द टेंटिकल्स और अबो द टेंटिकल? जल्दी जल्दी, बिलो और अबो। बिलो भी है और above भी है। बिलो के लिए हम बायोलॉजी के अंदर बेटा वर्ड हाइपो यूज करते हैं। हम हाइपो को बोलते हैं नीचे, मतलब बिलो मतलब हाइपो, एंड ऊपर को हम बोलते हैं हाइपर बेटा। हाइपर का मतलब होता है ऊपर, एबो। इन बायोलॉजी बिलो इज कॉल्ड एज हाइपो, नीचे को हम हाइपो बोलते हैं, ऊपर को हम हाइपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिकॉज दिस एरिया इज प्रेजेंट बिलो द टेंटिकल्स, इस वजह से इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं बेटा। हाइपोस्टोम मतलब बिलो द टेंटिकल्स। और हमारा माउथ कहाँ पे होता है? हमारा माउथ हाइपोस्टोम पे होता है। ये समझ आया पहला चीज? तो ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज, जब माउथ से खाना अंदर आएगा बेटा, ठीक है ना, तो खाना कहाँ पे आता है? इस कैविटी में आता है। ये जो कैविटी यहाँ पे देख रहे हैं ना, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा। तो डाइजेशन ऑफ फूड शुरू कहाँ से होगा? यहाँ से ही शुरू होगा। अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे सीलेंट्रेट्स के अंदर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है और इंट्रा सेल्यूलर भी होता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैसे होता है बेटा? बिकॉज सबसे पहले जब फूड अंदर आता है ना, पहले फूड को यहाँ पे डाइजेस्ट किया जाता है। फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स हियर बेटा। एक बार वो डाइजेस्ट हो गया, फिर आफ्टर दैट बेटा उस डाइजेस्टेड फूड को हम कहाँ पे भेज देते हैं? इस वॉल के अंदर भेज देते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी है विद इन द सेल्स बेटा, और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी है इनसाइड द सेल्स। तो जहाँ पे डाइजेशन पहली बार हो जाता है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा। समझ आई बात कि नहीं समझ आई? क्लियर हुआ ना बच्चा? समझ आया? नहीं सर। सर अभी जो बोला वो फिर से बोलिए ना, मैंने नहीं सुना। ध्यान से सुन लेना बेटा, एक बार मैं बता रहा हूँ। ये हमारे पास मान लीजिए एक सीलेंट्रेटा है। तो सीलेंट्रेटा की बॉडी में बेटा आपको टेंटिकल्स देखने को मिलती है। तो ये मैं यहाँ पे कुछ टेंटिकल्स बना रहा हूँ, दीज आर टेंटिकल्स बेटा, ये टेंटिकल्स है। और सीलेंट्रेट की बॉडी का वो हिस्सा जो टेंटिकल के नीचे है, ये टेंटिकल का ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है। तो ये हिस्सा बेटा टेंटिकल्स के नीचे पाया जाता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज हाइपोस्टोम बेटा, इसको हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। और सीलेंट्रेट्स में माउथ जो होता है ना, माउथ हाइपोस्टोम में ही मिलता है। ये माउथ आपको दिखाई दे रहा है, ओपनिंग दिखाई दे रही है, दिस इज माउथ ऑफ सीलेंट्रेटा बेटा। तो ये हाइपोस्टोम पे मिलता है। माउथ से जब आप अंदर आ जाएंगे, इनसाइड माउथ आप आ जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? इनसाइड द माउथ बेटा, सीलेंट्रेट्स के अंदर एक कैविटी दिखाई देगी आपको। जैसे ये आपको यहाँ पे कैविटी दिखाई दे रही है बेटा। तो ये जो कैविटी आपको दिखाई दे रही है ना, दिस कैविटी जो आपको दिखाई दे रही है अंदर, दिस कैविटी बेटा इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी को हम नाम देते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेटा।
माइक ऑफ करके रख दीजिए। दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है ना। अब इसी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलेंट्रॉन बेटा। तो होता क्या है, जब सीलेंट्रेट फूड खाता है, ठीक है ना, कोई भी फूड खाता है, तो फूड को सबसे पहले लाया जाता है बेटा इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा सीलेंट्रेटा ने एक मछली को खाया था, तो सबसे पहले वो मछली कहाँ पे आएगी बेटा, सबसे पहले वो मछली इन द सीलेंट्रॉन आएगी, इन द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी आएगी। तो इस मछली को बेटा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हम क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे, मतलब इसको डाइजेस्ट करेंगे। हमने इसको ऐसे डाइजेस्ट किया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो डाइजेशन सबसे पहले कहाँ पे हुआ, इन द कैविटी हुआ बेटा। तो इस डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर बोलेंगे, बिकॉज ये आउटसाइड द सेल हो रहा है बेटा। अब एक बार ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स यहाँ पे जनरेट हो गए, फिर इन फूड पार्टिकल्स को हम कहाँ पे भेज देते हैं बेटा, बॉडी वॉल में भेज देते हैं। और बॉडी वॉल के अंदर डाइजेस्टिव सेल्स होती है, जो फाइनली बेटा इस फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करती है। मतलब सीलेंट्रेटा के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड सेल के अंदर भी होता है एंड आउटसाइड सेल भी होता है। जो आउटसाइड सेल होता है बेटा वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है, और जो इनसाइड सेल होता है बेटा वो कहाँ पे होता है, वो बॉडी वॉल में होता है। सो दैट मींस डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी है एंड इंट्रासेल्यूलर भी है। इसमें क्या समझने वाली बात थी बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है दैट इन पॉरिफेरेंस बेटा डाइजेशन इज एक्स्ट्रासेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, मतलब सेल के बाहर भी डाइजेशन हो रहा है और सेल के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है बेटा। तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर दोनों डाइजेशन होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दो तरीके के डायग्राम्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी सीलेंट्रेट ही है और ये भी सीलेंट्रेट ही है बेटा, बोथ ऑफ देम आर सीलेंट्रेट। अब ये वाला जो सीलेंट्रेट जो इस साइड में बना हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड एज मेड्यूसा बेटा, जो मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे, इसको हम मेड्यूसा बोलते हैं। और ये जो सीलेंट्रेट है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पॉलिप। ध्यान से डायग्राम को देख के मेरे को बताओ, जमीन के साथ सरफेस के साथ कौन चिपका हुआ बेटा, पॉलिप चिपका हुआ है कि मेड्यूसा चिपका हुआ है? पॉलिप। शाबाश। तो बताओ बेटा सेसाइल कौन होगा, पॉलिप होगा कि मेड्यूसा होगा? पॉलिप होगा। फ्री स्विमिंग कौन सा होगा? मेड्यूसा। मेड्यूसा। और एक चीज याद रखना, माइक ऑफ करके रख दो, जब मैं क्वेश्चन पूछना उस टाइम पे माइक ऑफ किया करो, बिकॉज सबको फिर सुनाई नहीं देता। दूसरा आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, पॉलिप जो होता है ना, ध्यान से सुन लो, पॉलिप की टेंटिकल्स ऊपर के साइड में होती है, पॉलिप का माउथ ऊपर के साइड में होता है। लेकिन मेड्यूसा जो होता है बेटा, मेड्यूसा की टेंटिकल्स नीचे के साइड में होती है एंड माउथ भी कहाँ पे होता है, नीचे के साइड में होता है। पॉलिप जो होता है बेटा सिलेंड्रिकल होता है, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एकदम गोल प्रकार का सिलेंड्रिकल है, बट अम्ब्रेला शेप्ड होता है बेटा। मेड्यूसा जो होता है वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। तो ये डिफरेंसेस है मेड्यूसा एंड पॉलिप के बीच में, वो हम आगे दोबारा देखेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। पॉलिप किसे बोलते हैं, मेड्यूसा। तो सेसाइल होता है पॉलिप, फ्री स्विमिंग होता है मेड्यूसा। माउथ ऑन अपर साइड है पॉलिप का, माउथ ऑन लोअर साइड है मेड्यूसा का। टेंटेकल्स ऑन अपर साइड है पॉलिप की, टेंटेकल्स ऑन लोअर साइड है मेड्यूसा की। सिलेंड्रिकल पॉलिप होता है एंड अम्ब्रेला शेप्ड बेटा मेड्यूसा होता है। समझ आया ना? तो इधर आ जाइए एक बार, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको ये समझ रियलिटी में आया कि नहीं आया। इस डायग्राम में मेरे को बताओ बेटा, आपको पॉलिप कहाँ पे दिखाई दे रहा है और मेड्यूसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? जो जमीन से चिपका हुआ है वो वाला पॉलिप। ये वाला है बेटा पॉलिप। सर जो जमीन से, दिस इज पॉलिप बेटा, वेरी गुड बेटा। एंड दिस इज मेड्यूला। ठीक है ना? और ये भी क्या, मेड्यूला नहीं बेटा, मेड्यूसा। मेड्यूला नहीं है, मेड्यूसा है। अपना ही मत बताओ आप। चलो ये बता बेटा, ये पॉलिप है कि मेड्यूसा है? मेड्यूसा है। ये पॉलिप है कि मेड्यूसा है? ये भी मेड्यूसा है। ये भी मेड्यूसा ही है, ये भी मेड्यूसा है। जमीन। चलिए सर ये मेड्यूसा कैसे हुआ, ये तो जमीन। ये बेटा इसका फोटोग्राफ है, ठीक है ना, बट अगर आप इसको भी बाद में दिखाऊंगा इसका रियल पिक्चर, ये भी बेटा आप कैसे हुआ? ये मेड्यूसा इसलिए बेटा बिकॉज ये अभी पानी से बाहर आ चुका है, समंदर की वेव्स ने बेटा इसको पानी से बाहर फेंक दिया, इसलिए अभी आपको लग रहा है जमीन पे है, बिकॉज ये पानी से बाहर है बेटा। ये फोटोग्राफ है इसका, ठीक है ना। बट रियलिटी में क्या होता है, जो बैलून होता है ना, ये बैलून एक्चुअल में ऐसे होता है, ये एक्चुअल में आपको ऐसा दिखाई देता है बेटा, ऐसे दिखाई, फिर इसकी टेंटिकल जैसे नीचे होती है। अभी इस बेचारे की टेंटिकल्स यहाँ पे है, बट बॉडी बेटा ये दिखाई दे रही है, ठीक है ना।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चलिए, हो सर। गया। अब आपको नहीं दिखाई दे रहा बेटा, हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम तो बाकियों को तो दिखाई दे रहा है ना। ये जूम चलिए में आगे बहुत बढ़ते हैं। प्रॉब्लम करता है सर। अब मैं बेटा गूगल नई में करना। एप्लीकेशन तो नहीं ला सकता ना, आपके लिए मैं नई एप्लीकेशन तो नहीं ला सकता, जो सबके लिए वो आपके लिए भी है। चले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये तो बाद में सर हो गया कुछ ओवरऑल आंसर नहीं दे आपका। पाऊंगा। चले कोई बात नहीं, आप मत आंसर में बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आप इधर देख लीजिए बेटा, तो ये हमने क्या किया, हमने ओवरऑल व्यू देख लिया, ऊपर ऊपर से व्यू देख लिया कि सिलेंट्रेटा में क्या क्या चीजें हैं और कहाँ कहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा नजर डालते हैं बॉडी वॉल ऑफ सिलेंट्रेटा पे बेटा। जैसे हम Sir, सब अपना माइक हाँ। सर वह क्यों है? जी सर। लगता है सर का नेटवर्क चला गया। टाइम नहीं दे रहा है।